तो ये कहानी है 40 साल के लेजेंडरी हिटमैन की, जो अकेला ही पूरी की पूरी एक गैंग को खत्म करने की ताकत रखता है। पर उसके साथ कुछ ऐसी इगड़म तिगड़म होती है कि वो एक टीनेज बच्चा बन जाता है और फिर अपने एक मिशन के लिए उसे एक मिडिल स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। और आखिर में होती है सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज कि अगर वो फिर से पहले जैसा होना चाहता है तो उसे एक टीनेज लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वो लड़की जो उसकी बेटी की उम्र की है और उस लड़की को डेली हजारों प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है। तो अब खुद को फिर से नॉर्मल करने के लिए हमारे हीरो को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है और बहुत ही सारे खतरनाक लोगों से लड़ाई भी करनी होगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि धीरे धीरे चलता हुआ एक पुरानी सी बिल्डिंग के पास आता है और यहाँ पर लगे हुए सिक्योरिटी कैमरा को तोड़ देता है। और इसके बाद जब वो बिल्डिंग के अंदर आता है तब यहाँ होते हैं काफी सारे गुंडी लोग। तभी यहाँ एक और बंदा इसकी ओर गन तानते हुए कहता है, कौन है रे बुड्ढे तू? और अगले ही पल में ये उस बंदे की ही गन से उसी को शूट कर देता है और फिर अगले ही पल में यहाँ की सभी लाइट्स को भी फोड़ देता है, जिससे यहाँ काफी अंधेरा हो जाता है। और इसके बाद ये बंदा यहाँ मौजूद उन सभी गुंडी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। यही देख एक आदमी एक ब्रीफकेस को लेकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर तभी हमारा हीरो आकर उस बंदे को वहीं गिरा देता है। पर अगले ही पल में ये बंदा चुपके से हमारे हीरो पर लगातार फायर कर देता है। पर दोस्तों हमारा हीरो तो वहाँ होता ही नहीं, वो इसके पीछे आकर इसमें एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ये एक गेट से जाकर टकराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जूजो यहाँ मौजूद सभी गुंडी लोगों को मार देता है और फिर इसका चेला कोतेत्सु उसी ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसे लेकर वो आदमी भाग रहा था। और दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर जूजो एक प्रोफेशनल हिटमैन है। अब इसके बाद जब वो ब्रीफकेस खुलता है तो उसमें टूटा हुआ वास्प नेस्ट होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जूजो और कोतेत्सु को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। कोतेत्सु तो बहुत ही मजे के साथ खाना खा रहा था, पर हमारा जूजो उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। देखकर लग रहा था कि जैसे वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा बल्कि उसे काट रहा है। अब इसके बाद हम जूजो को उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। तभी लिफ्ट में एक बच्चा उससे टकरा जाता है और वो बच्चा यहाँ जैसे ही जूजो को देखता है उसकी फटकर 4 हो जाती है और वो डर कर यहाँ से भाग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जूजो को बच्चों के साथ कैसे बात की जाती है वो जरा भी नहीं आता। वहीं जूजो के अपार्टमेंट में हम देखते हैं एक तस्वीर जिसमें जूजो था, उसकी बीवी और उसकी बच्ची भी, पर वो अब जूजो के साथ नहीं रहते। जूजो इतने बड़े मकान में अकेला रहता है और जूजो अपना हिटमैन का काम इसीलिए करता है क्योंकि वो उसमें बहुत माहिर है, ना कि इसलिए कि वो काम उसे पसंद है। सच में जूजो अपनी जिंदगी सिर्फ काट रहा है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि जूजो के कोट से एक वॉस्प निकलती है और वो उसे गर्दन पर डंक मार देती है। जूजो उस वॉस्प को मार देता है, पर ऐसी वॉस्प उसने पहले कभी नहीं देखी थी और अगले ही पल में उसे सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में जब जूजो को होश आता है वो खुद को इन मोहतरमा की लैब में पाता है। इनका नाम एरी है और ये उसी कंपनी में काम करती हैं जिसमें जूजो काम करता है। साथ ही ये मोहतरमा जूजो की एक्स वाइफ है। अब इसके बाद ये मोहतरमा जूजो को एक शीशा देती है, ये कहते हुए कि जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर हमारी कंपनी के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और इसे कैसे फिर से ठीक किया जा सकता है। वैसे तुम्हारी ये हालत उस वॉस्प के वेनम से हुई है, क्योंकि जब जूजो अपने आप को देखता है वो एक छोटा टीनेजर बन चुका था और यही देख वो दंग रह जाता है। मोहतरमा कहती हैं, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, पर अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है और जब तक तुम्हारी ऐसी हालत है मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। पर तभी इनके बॉस का कॉल आता है, तुम्हारी आवाज से लगता है जो मैंने सुना है वो सच है, तुम फिर से बच्चे बन गए हो और क्योंकि अब तुम एक बच्चे बन गए हो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन काम है, तुम मिडिल स्कूल अटेंड करोगे। ये सुन जूजो का रिएक्शन होता है क्या? सो आगे उनके बॉस बताते हैं, मैं अपनी बेटी को एक प्राइवेट मिडिल स्कूल में भेजने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसी की क्लास में रहकर उस पर नजर रखो। जूजो कहता है, सर मुझसे ये काम नहीं होगा, पढ़ाई मढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। पर जैसे ही उसके बॉस कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी अच्छा पे करूंगा, जूजो इसके लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हम जूजो को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं। जूजो के चश्मे में एक कैमरा लगा है जिसके जरिए कोतेत्सु हमेशा उसकी मदद कर पाएगा। अब इसके बाद हमें वो क्लास दिखाई जाती है जिसमें जूजो आया है और यहाँ जूजो अपना कतई बकवास वाला इंट्रोडक्शन देता है जो सभी बच्चों को बकवासी लगता है। सो कोतेत्सु के कहने पर जूजो फिर से
अपना इंट्रोडक्शन देता है। वैसे मुझ में कोई स्पेशल हॉबीज वगैरह तो नहीं है, पर मैं गन्स चलाने में काफी माहिर हूँ। उसकी ये बात सुन सभी बच्चों का रिएक्शन बड़ा अजीब होता है। वो कहते हैं, लगता है ये कोई चूतिया है जो हमेशा बस गेम्स ही खेलता रहता है। और इसी तरह जुजो का पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं जाता। और छुट्टी के दौरान हम देखते हैं कि ये लड़कियां जुजो से टकरा जाती हैं, पर उससे माफी मांगने के बजाय ये उसका मजाक उड़ाती हैं कि ये तो वही है ना जो हमेशा गेम्स खेलता रहता है, सूतिया कहीं का। अब इसके बाद जब वो घर आता है तब कोतेत्सु ने उसके लिए बहुत ही अच्छा राइस ऑमलेट बनाया था। अब इसके बाद कोतेत्सु जुजो को समझाने लगता है कि आपका पहला इंट्रोडक्शन ना बड़ा ही वाहियात था, और हाँ, आप कोई भी गलती वगैरह मत करना वरना वो लोग आपको स्कूल से निकाल देंगे। अब इसके बाद अगले दिन क्लास के दौरान जुजो सोच रहा था कि पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। जब मैं असल में एक टीनेजर था तब मैंने पढ़ाई छोड़कर अपना हिटमैन वाला काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मेरी शादी हो गई है, डाइवोर्स भी हो गया है, मेरी एक बेटी भी है, और मैं अपनी ही बेटी की उम्र के बच्चों के बीच पढ़ने के लिए बैठा हूँ। लेकिन इसके बाद अचानक ही स्टडीज में जुजो को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है। खासकर मैथमेटिक्स की क्लास, नंबर्स को कैलकुलेट करना ये उसके दिल पे छप जाते हैं। और इसी तरह जुजो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है, और छुट्टी होने तक वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके आंसू आ जाते हैं। पढ़ाई करना कितना मजेदार है, सभी सब्जेक्ट्स कितने अच्छे हैं, लगता है मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। पहले तो मैंने अपना सारा वक्त अपने हिटमैन का काम करने में गुजार दिया, इसीलिए कभी मुझे पढ़ाई को समझने का मौका ही नहीं मिला। और फिर घर आने के बाद भी जुजो पढ़ाई करता है, और यही देख कोतेत्सु सोचता है कि बॉस को अचानक क्या हो गया। पर इसके बाद अगले दिन हम मास्क पहने हुए एक आदमी को इनके स्कूल पर नजर रखते हुए देखते हैं। अब आज एक और दिन पढ़ाई को एंजॉय करने के बाद जुजो यही सोच रहा था कि पढ़ाई की जिंदगी कितनी मजेदार है। लेकिन घर जाते हुए जुजो यही सोचता है कि उसे अपनी पुरानी बॉडी वापस चाहिए। पर तभी अचानक उसे कुछ आवाज आती है, और हम देखते हैं कि पांडा का मास्क पहने हुए एक चड्डी वाला आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉकआउट कर देता है। और इसके बाद वो भागता हुआ इन दोनों लड़कियों के पास आता है, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले उसकी वीडियो बनाकर हंस रही थी कि चड्डी वाला आदमी, पर अब दोनों ही काफी ज्यादा घबराई हुई हैं। अब इसके बाद ये आदमी उन लड़कियों के सामने अपनी चड्डी के साथ खेलने लगता है, और यही देखता हुआ कोतेत्सु कहता है कि यही लड़कियां आपका मजाक उड़ा रही थी, सही हो रायन के साथ। पर जुजो कहता है ये दोनों मेरी बेटी की उम्र की ही होगी, इस तरह से मुसीबत में इन्हें छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा, आखिर बच्चों की मदद करना बड़ों का फर्ज है। और इसके बाद जुजो एक बॉक्स को उस पांडा की ओर फेंक कर वहां चुपके से मल्टीपल शॉट्स फायर करता है, जिससे वहां काफी ज्यादा धूल हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जुजो तेजी से उस आदमी की ओर जाकर उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है। पर इस मुक्के से वो आदमी बेहोश नहीं होता, क्योंकि शरीर के छोटे हो जाने की वजह से जुजो की ताकत भी कम हो गई है। अगले ही पल में वो आदमी अपनी चड्डी में से एक बॉम्ब निकालता है और उसे जलाकर नाचने लगता है। सो पहले तो जुजो उसके हाथ से उस बॉम्ब को हटाता है एंड फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक करता है, जिसके बाद वो आदमी वहीं धराशाही हो जाता है। और फिर उस बॉम्ब के फटने की वजह से यहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। अब जुजो को वहां देख उन लड़कियों को लगता है कि उनकी मदद जुजो ने ही की है, पर जुजो कहता है अरे नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा एक आदमी यहाँ से तुरंत भाग कर गया, शायद उसी ने उस चड्डी वाले आदमी को पीटा है। जिसके बाद जुजो यहाँ से चला जाता है और ये लड़कियां सन्न रह जाती हैं। और वैसे यहाँ किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता कि अचानक यहाँ पर क्या हुआ। और अब इसी की न्यूज मिस एरी, जुजो की एक्स वाइफ, अपनी बेटी के साथ देख रही थी। अब अगले दिन क्लास में हम देखते हैं कि लगभग सभी बच्चे कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, पर यहाँ जुजो से घूमने चलने के लिए कोई नहीं पूछता। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां जिनको जुजो ने बचाया था, वो खुद जुजो के पास आकर उसे घूमने चलने के लिए पूछती हैं और कल के लिए उसे शुक्रिया भी कहती हैं। और इसी के साथ जुजो अपनी क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि जुजो के फोन में मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं उस ग्रुप पर। बेचारा सदमे में होता है कि इतने मैसेजेस, जेन-ज़ी के बच्चे इतने, ये क्या है। और आखिर में जुजो कहता है आजकल के एडवांस जेन-ज़ी के बच्चों के बीच मुझ जैसा 40 साल का बुड्ढा कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद बालकनी से बाहर की ओर देखता हुआ जुजो कहता है कि जब से उसकी बॉडी ये बच्चों वाली हुई है तब से उसने सिगरेट और शराब पीना छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी ये बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती। पर हाँ, अब उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा है, जैसे अब वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जीना सीख रहा है। लेकिन इसके बाद रात में
मिस एरी जूजो को कॉल करके बताती हैं कि जिस वॉस्प ने जूजो को डंक मारा था वो नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे आर्टिफिशियली बनाया गया था। और उसे जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है वो जापान की सेकंड सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और उस कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी तुम्हारी ही क्लास में है। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो तो तुम काफी सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को इकट्ठा कर सकते हो। और वैसे उस लड़की का नाम नारेन मित्सुओका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूजो स्कूल आते वक्त भी पढ़ते हुए आ रहा था। जूजो का इंटरेस्ट अब से पढ़ाई में रहा है। वो अपने आसपास मौजूद इतनी सुंदर कन्याओं को देखता तक नहीं। अब अपने जूते रखते हुए जूजो के पास ये दोनों लड़कियां आती हैं और जूजो के साथ हाय हेलो गुड मॉर्निंग करती हैं। जूजो भी बदले में गुड मॉर्निंग करता है, नहीं करता तो ही अच्छा था। जिसके बाद वो इन दोनों लड़कियों के साथ ही क्लासरूम में जाने लगता है। लेकिन जब वो क्लास में आता है तब वो पहली बार नजरें घुमाकर देखता है नोरैन को। और ऐसा क्यों, ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब इसके बाद हम स्पोर्ट्स क्लास के दौरान देखते हैं कि रेस के दौरान नोरैन फर्स्ट नंबर पर आती है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा एथलेटिक है। वैसे नोरैन की खूबसूरती की तारीफें लड़कियां भी करती हैं, और लड़कों का क्या कहना, हर एक लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। लेकिन इनके चेहरे पर प्यार की जगह हवस क्यों दिख रही है मुझे। अब इसके बाद क्लास के दौरान हमें पता चलता है कि नोरैन स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज में भी टॉप नंबर पर आती है। मतलब गाइस, मैडम की काबिलियत अलग ही लेवल की है। और मिस एरी ने जूजो से कहा है कि उसे नोरैन से दोस्ती करनी चाहिए, जिससे उसे काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आफ्टर ऑल नोरैन मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स के प्रेसिडेंट की एकलौती बेटी है। अब लंच के दौरान जूजो सोच रहा था कि वो नोरैन से बात की शुरुआत कैसे करे, क्योंकि इनके बीच कोई एज गैप नहीं है बल्कि जनरेशन गैप है। 20 से 25 साल बड़ा है ये उससे। पर दोस्तों, कहावत तो तुमने भी सुनी होगी, बंदर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटियां मारना थोड़ी छोड़ सकता है। अब इसके बाद जूजो जाकर नोरैन से बात करने की कोशिश करता है कि हाय कैसी हो तुम, पर वो कहती है चल हट यहाँ से, चिरकुट कहीं का। यहाँ जूजो के दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजो क्लास के बाहर आकर शर्मसार हो रहा था कि एक बुढ़ा होने के बाद भी वो एक बच्ची से बात नहीं कर पाया। उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके बाद बेचारा वहीं टैम बोल जाता है। अब अगले सीन में ये दोनों मोहतरमाएं जूजो को बताती हैं कि नोरैन हर एक चीज में बेस्ट है और वो लड़कों से दूर रहती है। उसने आज तक किसी भी लड़के से बात तक नहीं की, एंड वो करे भी क्यों, वो हर एक चीज में बेस्ट है। उसके पेरेंट्स रिच हैं और किसी मॉडल के जैसी सुंदर है वो। बहुत सारे लड़कों ने उसे प्रपोज किया, पर हर बार उसने लड़कों को कुत्ते की तरह भगा दिया। वैसे मोहतरमा का कोई दोस्त ही नहीं है। वो लड़कों छोड़ो लड़कियों से भी बात नहीं करती, और बाकी कोई लड़की भी उन्हें अप्रोच नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत एटीट्यूड है। अब यही सब सोचता हुआ जब जूजो घर जा रहा था कि उसे नोरैन से दोस्ती करने का आइडिया छोड़ देना चाहिए, ये उसके बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर एक रामेन शॉप पर पड़ती है, और इसके बाद जब वो सीटी बजाते हुए शॉप में आता है तब वहाँ की वेट्रेस होती है मिस नोरैन। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को देख शॉक हो जाते हैं, एंड देन जस्ट एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन जूजो को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी एक रामेन शॉप में काम कर रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद से उसकी कोई डुप्लीकेट है। और इसके बाद जब जूजो रामेन खाता है तब इसका स्वाद उसे भाई कतई लाजवाब लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया हो। पर तभी ये मोहतरमा उसके पास आकर कहती हैं, शॉप बंद होने के बाद क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। अब अगले सीन में नोरैन जूजो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, वो बताता है कि उसका घर पास ही में है। जिसके बाद नोरैन कहती है कि प्लीज इस बात को एक सीक्रेट रखना। अब इसके बाद एक साथ जाते हुए जूजो पूछता है कि तुम इस तरह से चलते हुए क्यों जा रही हो, मेरा मतलब तुम काफी अमीर हो, तुम्हें लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं आती। हमें पता चलता है कि नोरैन जिस शॉप पर काम करती है वो उसके अंकल की शॉप है, और वहाँ काम करने के उसे कोई पैसे नहीं मिलते। वो तो बस अपने रिलेटिव की मदद कर रही है। मैं मानती हूँ कि मैं काफी अमीर हूँ, और मेरी माँ के कैनेडियन होने की वजह से मेरे लुक्स भी फॉरेनर टाइप हैं। साथ ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई सारे लड़कों से भी मिलवाया है जो मेरे लिए अच्छे फ्यूचर हस्बैंड साबित हो सकते हैं। वो लोग मुझे जानते तक नहीं, पर मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। और यही सब नोरैन को बहुत वाहियात लगता है। और साथ ही उसकी क्लास में भी लड़के उसे काफी तंग करते हैं, लगातार उसे प्रपोज करते रहना। अब देखो भैया, नोरैन को ये पुराना माइंडसेट बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़कियों को शादी करके हाउसवाइफ बन जाना चाहिए, बल्कि वो तो अपनी खुद की एक रामेन शॉप खोलना चाहती है। कुल मिलाकर वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती है। #नारी शक्ति।
नोरन को अपने अंकल की सोच बहुत पसंद है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए अमीरों के आसपास नहीं घूमते, बल्कि उनका जो दिल करता है वो वही करते हैं। और जब भी नोरन दुखी होती थी, वो अपने अंकल के पास रामेन खाने जाती थी और रामेन खाते ही उसका मूड अच्छा हो जाता था। वैसे ना जाने क्यों, पर तुम मुझे मेरे अंकल की याद दिलाते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने इतनी देर तक बोलती रही। और दोस्तों आए भी क्यों ना उसको याद, आखिर हमारा हीरो एक 40 साल का बुढ़ा है। लेकिन यहाँ वो नोरन से कहता है, मैं मानता हूँ कि अभी तुम काफी छोटी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हिसाब से ना जियो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से। वैसे वो रामेन ना बहुत टेस्टी था। अब जुजो के ये कहते ही नोरन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर रामेन की तारीफें करने लगती है। अब इसके बाद एक मोड़ आता है जहाँ से इन दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलना था। नोरन कहती है, कल क्लास में ऐसे एक्ट मत करना जैसे हम अच्छे दोस्त हों। हमने बस एक साथ थोड़ी बात की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही ये अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, एक कार पीछे से आकर नोरन के पास आती है और यहाँ नोरन को किडनैप करने की कोशिश की जाती है। पर जुजो ये देख लेता है, पर वो यहाँ कुछ नहीं कर पाता। वो कार बहुत तेजी से नोरन को किडनैप करके यहाँ से चली जाती है। पर कोतेत्सु ने यहाँ उस कार की फोटो से उसके नंबर का पता लगा लिया था, पर शायद ये नंबर प्लेट फेक थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जुजो तेजी से भागता हुआ एक टावर के पास आता है और यहाँ से वहां से छलांगे मारता हुआ वो सीधा पहुंचता है उस टावर के टॉप पर। और यहाँ से उसे वो कार दिख जाती है और इतनी ज्यादा दूरी से जुजो यहाँ पर उस कार की डायरेक्शन में शूट करता है, जिससे एक ट्रांसमीटर सीधा उस कार पर जाकर लग जाता है। और इसके बाद जुजो कूदता हुआ एक ट्रक पर चला जाता है उस कार के पीछे, क्योंकि जुजो नोरन को बचाना चाहता था। आखिर नोरन फ्यूचर में उस रामेन शॉप की होने वाली ओनर है, वो रामेन शॉप जिसका रामेन जुजो के दिल को छू गया। और इसी तरह जुजो उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर वो लोग नोरन को किडनैप करके ले आए हैं। अब ये आदमी यहाँ नोरन से कहते हैं कि जाने मन अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि अगर तुमने शोर शराबा किया तो तुम्हारा मुंह बंद करके हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तू है बड़ी सुंदर, दिल तो चाहता है कि अभी। लेकिन तभी उस आदमी में कोई लात मारता है और इस लड़की के सामने आकर कहता है, माफ करना, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मैं बाद में उसे मार दूंगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे फादर की कंपनी के उस नए ड्रग के बारे में जानना चाहता हूँ। और हमें जानकारी मिली है कि उस ड्रग की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास है। पर नोरन कहती है कि उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, उसे तो ये भी आइडिया नहीं कि ये लोग किस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन अब वो आदमी कहता है, वैसे जहाँ तुम काम करती हो वो पुरानी सी रामेन शॉप तुम्हारे अंकल की, कल मैं वहाँ गया था और जो मैंने वहाँ खाया वो खाना नहीं गोबर था। मुझे लगता है कि वो जगह वहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, अगर तुम मुझे वो सीक्रेट ड्रग के बारे में बता दो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। पर अगले ही पल में उस आदमी के सिर में एक गोली आकर लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्टाइल के साथ आ चुका है जुजो। शायद तू हमेशा गोबर ही खाता था, इसलिए तुझे अंदाजा नहीं कि वो रामेन कितना ज्यादा टेस्टी है। और इसके बाद जुजो नोरन के सिर को ढक देता है ताकि वो कुछ भी देख ना पाए। बाकी के गुंडे कहते हैं, तू कौन है बच्चे? ये कहता है, बच्चा नहीं हूं मैं, तुम सबसे बड़ा हूं, पर क्या ही कर सकते हैं, जो किस्मत है सो है। और अगले ही पल में वो अपनी गन से इन तीनों को शूट कर देता है। वैसे यहाँ पर जुजो ने रबर बुलेट्स का यूज किया है, यानी कि किसी की जान नहीं गई है, ये सब बेहोश हो गए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर और लोग आने लगते हैं। सो जुजो नोरन को यहाँ एक क्रेट पर बैठा देता है और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके सामने जो बंदा आता है उसे हवा में उड़ते हुए ये पीछे से आकर लात मारकर गिरा देता है। और इसके बाद कुछ और लोगों की बुलेट से बचकर ये उन्हें भी शूट कर देता है। और इसके बाद जब सीढ़ियों के पास आता है तो यहाँ दो लोगों के ऊपर उस क्रेट को फेंक देता है और उन्हें शूट भी कर देता है। और इसी तरह वो नोरन को लिए हुए लोगों को शूट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और थोड़ी ही देर में ये लोग उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी एक कार लेकर आ जाता है, क्योंकि रबर बुलेट से उसकी जान थोड़ी गई थी। अब कार के शीशे यहाँ बुलेट प्रूफ थे। सो अब जुजो नोरन को उस क्रेट पर से गिराकर उस क्रेट को उस कार की ओर फेंक देता है, जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार हवा में उड़ते हुए जुजो के पीछे जाकर गिरती है। और इसके बाद जुजो नोरन को बेहोश कर देता है। अब सब ठीक था, लेकिन जुजो ने अपनी एक स्टडी बुक वहीं गिरा दी है। अब अगले सीन में नोरन को अपने कमरे में होश आता है। जैसे ही उसे लगता है कि ये सब एक सपना था, उसके हाथ के निशान उसे एहसास दिलाते हैं कि वो कोई सपना नहीं था और वहाँ किसी ने उसकी मदद की थी। अब इसके बाद स्कूल में आकर नोरन सीधा जुजो के पास आकर पूछती है कि कल रात क्या तुम्ही ने मेरी जान बचाई? वो कहता है, पता नहीं तुम क्या बोल रही हो,
वैसे तुम्हारा वो रामेन शॉप में काम करने वाला सीक्रेट मैं सीक्रेट ही रखूंगा, पर बदले में मैं कभी कभार वहाँ रामेन खाने आया करूंगा। अब अगले सीन में हम जूजो को उसकी मैथ क्लास में देखते हैं, जहाँ पर कुछ इक्वेशंस उसे जरा भी समझ नहीं आ रही थी। सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा था। अब रात में डिनर करते हुए वो इस बारे में कोतेत्सु से बात करता है कि मैथ के सब्जेक्ट में उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। लेकिन कोतेत्सु को तो जोड़ घटाना करना भी नहीं आता, इसीलिए अब जूजो अपनी एक्स वाइफ मिस एरी से मदद मांगता है, पर वो कहती हैं कि वो पहले से ही अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने टीचर से हेल्प मांगनी चाहिए, पर जूजो कहता है कि सभी टीचर्स उम्र में उससे छोटे हैं, इसीलिए उनसे मदद मांगते हुए उसे जरा शर्म आ रही है। अब इसके बाद अगले दिन क्लास को अटेंड करते हुए जूजो काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बाकी बच्चों से पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। पर लाइब्रेरी में यही सब सोचते हुए उसकी मुलाकात होती है इस लड़के से। इसका नाम है रियो सिराइशी। अब जूजो की प्रॉब्लम जानने के बाद रियो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद रियो जूजो की मदद करने लगता है। जूजो भी यहाँ अपना 100% देता है, जिससे नेक्स्ट टेस्ट में जूजो के 100 मार्क्स आते हैं, जिससे यहाँ वो बहुत खुश होता है। और इसके बाद आंखों में खुशी के आंसू लिए वो रियो को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद जूजो रियो को ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी रियो से टकरा जाता है। अब गलती उस आदमी की थी, पर फिर भी रियो उससे माफी मांगता है। लेकिन रियो के माफी मांगने के बाद भी वो आदमी फुसफुसाते हुए इनके बारे में भला बुरा कहता रहता है। अब एक जगह बैठने के बाद जूजो कहता है, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, क्या फ्यूचर में कुछ बनने का इरादा है? रियो कहता है, किसी को बताना मत यार, मैं वो एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमें जानने को मिलता है कि रियो की माँ हमेशा काफी बीमार रहती थी और बीमारी की वजह से ही एक दिन उनकी मौत हो गई, जिसके बाद रियो और उसकी बहन का ख्याल ज्यादातर उसकी दादी ने ही रखा। पर अब कुछ वक्त से उनकी तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, और इसीलिए ताकि रियो बीमार लोगों की मदद कर सके वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। और भाई रियो की ये बातें जूजो के दिल को छू जाती हैं। जूजो मन में कहता है, ये बच्चा मुझसे कितना छोटा है, पर ये जिम्मेदारियों को मुझसे ज्यादा बेहतर ढंग से निभाना जानता है। लेकिन तभी इनके पास वही आदमी आता है और उसने इनकी सारी बातें सुन ली हैं। अबे तू डॉक्टर बनना चाहता है, पर देखकर तो लगता है कि तू पैसा बर्बाद कर रहा है अपने माँ बाप का। तुझे ना ये सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तू कभी डॉक्टर नहीं बनने वाला। लेकिन तभी रियो खड़ा होकर कहता है, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह समझदारों वाली है, क्योंकि दूसरों को बेवकूफ समझने वाला कोई भी इंसान खुद समझदार कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ जो बाकी के लोग होते हैं वो भी उस आदमी से कहने लगते हैं कि अपने काम से काम रखो अंकल, बच्चों पे क्या रौब दिखा रहे हो? हाँ, अंकल को यहाँ बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अंकल यहाँ से तुरंत फूट लेते हैं। अब इसके बाद घर जाते हुए जूजो कहता है कि भाई तू तो बड़ा हिम्मत वाला है यार। लेकिन तभी हम यहाँ पर उसी अंकल को अपनी साइकिल से आते हुए देखते हैं और ये काफी गुस्से में हैं। इनका प्लान है कि ये अपनी साइकिल से टक्कर मारकर उन दोनों को पानी में गिरा देंगे, पर जूजो को पहले ही पता चल जाता है कि वो अंकल इनकी ओर आ रहा है। जिसके बाद जूजो ये पढ़ाई में काम आने वाला यंत्र, जिसका नाम मुझे पता नहीं, अंकल की साइकिल में फेंक कर मारता है, जिससे बैलेंस बिगड़ता है और अंकल सीधा स्लो मोशन में हवा में उड़ता हुआ पानी में जाकर गिरता है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जूजो को कभी भी अपने काम की वजह से अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। वो कभी भी एक पिता के फर्ज को सही से नहीं निभा पाया और शायद यही ख्वाब देखते हुए जूजो नींद से जागता है। उसका कमरा पूरा तहस नहस था, सो अब इसी वजह से उसके घर की सफाई कोतेत्सु को करनी पड़ती है। हमें पता चलता है कि जूजो को सफाई करना आता ही नहीं, उसने पहले कभी सफाई नहीं की। अरे यार, घर का काम करना लड़कों का काम थोड़ी है, वो तो लड़कियों का काम है। कोतेत्सु कहता है, बॉस अपने ये आउटडेटेड आइडियाज ना अपडेट कर लीजिए। अब इसके बाद जब वो स्कूल में आता है तो चारों ओर काफी भीड़ थी। यहाँ पर अलग अलग क्लब्स के बच्चे दूसरे बच्चों को उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अब यही सब देखते हुए जब जूजो आगे बढ़ रहा था तभी उसके पास एक बॉल आकर गिरती है। कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं और गलती से वो बॉल यहाँ आ गई है। सो अब जूजो इस बॉल को उन्हीं की ओर वापस फेंकता है और इस बॉल को कैच करते हुए एक बंदे का ग्लव ही फट जाता है। अब इसके बाद रियो से बात करने पर जूजो को पता चलता है कि रियो केंदो क्लब को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, पर जूजो किसी भी स्पोर्ट्स वाले क्लब में ज्वाइन नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी एबिलिटीज बहुत हाई हैं, जिससे वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकता है। तभी जूजो की नजर एक क्लब के बैनर पर जाती है जिसमें यही साफ सफाई और घर का सारा काम करने का लिखा हुआ है। और यही देख जूजो कहता है, अबे ये सब तो लड़कियों का काम है,
पर उसके ये कहते ही एक लड़की उसके पास आकर कहती है, महाशय आपकी ये बात मुझे सही नहीं लगती। इसके बाद पता चलता है कि ये रियो की बड़ी बहन है, इसका नाम है चिसातो, और ये यहाँ जूजो से कहती हैं, मैं मानती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं, पर यह गलत है कि घर के काम सिर्फ लड़कियों को करने चाहिए। आफ्टर ऑल खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये सब सर्वाइवल के काम है और ये सबको आने चाहिए। और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें घर के काम आते नहीं हैं, तो इसीलिए आज तुम हमारे क्लब में आओगे, वहाँ मैं तुम्हें घर के काम करना सिखाऊंगी। और अगर तुम नहीं आए तो याद रखना फिर तुम मेरे भाई से कभी बात नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि हमारे हीरो को यहाँ ब्लैकमेल किया गया है तो उसे उस क्लब में जाना पड़ता है। अब यहाँ चिसातो कहती है कि अगर तुम्हें ये सारे काम करने में मजा नहीं आता तो फिर मैं तुम्हें कोई काम करने को नहीं कहूंगी और अगले 6 महीनों के लिए तुम्हारे घर का सारा काम भी करूंगी। लेकिन अगर तुम्हें मजा आता है तो तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करोगे। अब इसके बाद जूजो अपनी जिंदगी में पहली बार खाना बनाता है और जो खाना वो बनाता है वो उसे काफी अच्छा भी लगता है। जिसके बाद जूजो चिसातो से कहता है कि देखो ये बोरिंग तो नहीं था, बस ठीक था, तो चलो मान लेते हैं कि ना तुम जीती ना मैं। लेकिन चिसातो इस गेम को अभी खत्म नहीं करती। अब इसके बाद घर की ओर जाते हुए जूजो कोतेसु से बात करते हुए कहता है कि खाना बनाने में मजा आया पर इतना नहीं कि मैं क्लब ज्वाइन कर लूं। अब इसके बाद जब जूजो अपना होमवर्क कर रहा था तभी उसे मिस एरी का कॉल आता है। हमें पता चलता है कि जो खाना जूजो ने बनाया था वो जितना बचा रहा वो उसने मिस एरी के पास पहुंचा दिया। वो खाना इन्होंने और इनकी बेटी ने खाया और इन्हें वो अच्छा भी लगा। और जब जूजो अपनी बेटी के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनता है और ये बात सुन उसे चिसातो की बात याद आती है। देखो खुद खाना बनाना और फिर उसे खाना वो एक अलग बात है, पर जब हम किसी और के लिए खाना बनाते हैं और फिर जब वो उस खाने की तारीफ करते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है। और इसी के बाद जूजो कहता है लगता है मैं इस बार हार गया। और इसके बाद अगले दिन स्कूल में जाकर जूजो कुकिंग क्लब को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही क्लास से बाहर निकलता है वो देखता है कि कोई बंदा नोरन को प्रपोज कर रहा है और नोरन उसे वहीं मुंह पर रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद जूजो को पता चलता है कि नोरन भी कुकिंग क्लब में ज्वाइन होने आई है क्योंकि वो और भी चीजें बनाना सीखना चाहती है। लेकिन यहाँ नोरन जूजो से ज्यादा कुछ नहीं कहती और क्लब को ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। लेकिन दूसरी ओर कोतेसु को मिस एरी का एक मैसेज आता है और अब वो जूजो को कुछ बहुत ही शॉकिंग बताता है कि बॉस अगर आप फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहते हैं तो आपको नोरन मित्सुओका से शादी करनी पड़ेगी। जूजो कहता है सटिया गया है क्या बकवास कर रहा है तू। सो कोतेसु बताता है कि कुछ ही मिनट्स पहले मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स ने एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि जो बंदा नोरन से शादी करेगा वो उनकी कंपनी का अगला मालिक बनेगा। और बॉस आपको उस किडनैपर की बात शायद याद होगी, उसने कहा था देखो लड़की हम नहीं जानते कि वो क्या चीज है पर वो सीक्रेट चीज तुम्हारे पास है। यानी कि अब अगर जूजो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस वास्प के ड्रग का पता लगाना होगा और उसके लिए उसे नोरन से शादी करनी होगी क्योंकि उससे शादी करके वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। जूजो कहता है पागल हो गया है क्या, मैं एक 40 साल का बुढ़ा हूँ जिसका डाइवोर्स हो गया है और तू चाहता है कि मैं एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली टीनेज लड़की से शादी कर लूं? फालतू की बकवास मत कर। अब इसके बाद जूजो रामेन शॉप में आकर मस्त रामेन खाता है ये सोचते हुए कि पता नहीं साला सटिया गया है वो, मैं एक मिडिल स्कूल की लड़की से शादी थोड़ी करूंगा। जिसके बाद चेंज के पैसे लेते हुए इनके बीच थोड़ी बात होती है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें प्रपोज करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद एक साथ घर जाते हुए नोनन अपने पापा की उस अनाउंसमेंट को लेकर यहाँ काफी गुस्सा दिखाती है पर जूजो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। नोनन कहती है मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ और तुम सुन तक नहीं रहे, पर शायद अब उस क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरा एक अच्छा दोस्त बनाने का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं वो दोस्त तुम्हें नहीं बनाने वाली, समझे तुम। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि क्योंकि नोरन ने कुकिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया है इसलिए बहुत सारे लड़कों ने क्लब को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाली है। अब इन लालची लड़कों की वजह से नोरन भी यहाँ काफी परेशान होने लगती है, पर तभी उसकी नजर जूजो पर जाती है जिसके बाद वो सीधा जूजो के पास जाकर उसे पकड़ के कहती है मैं यहाँ तुम सभी को क्लियरली एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ ये जो लड़का दिख रहा है ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये बात सुन सभी के तो तेड़ जाते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लड़के इनके पीछे पड़ जाते हैं लेकिन ये दोनों जैसे न तैसे उनसे बचकर छुप जाते हैं। जिसके बाद नोरन कहती है माफ करना पर मेरे दिमाग में उस टाइम पर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई और आइडिया आया ही नहीं, बट प्लीज क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो प्लीज।
क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड रहेगा तो बाकी लड़के मुझे अप्रोच नहीं करेंगे। अब यहाँ जुजो उसकी बात मान तो लेता है, पर अगले ही सीन में बहुत सारे लड़के उसे घेर लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि साढ़े दूर रह हमारी छोरी से, वह सिर्फ हमारी है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि जुजो इन सब से बचकर भागता है और 3rd फ्लोर से सीधा नीचे कूद जाता है और एक शांत बच्चे की तरह यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद क्लास में भी इसी बारे में बातें हो रही थी और तभी ये दोनों लड़कियां भी जुजो के पास आती हैं उससे पूछने कि क्या वो सच में नोरन को डेट कर रहा है। और यहाँ वो जुजो की काफी तारीफ भी करती हैं कि वो कितनी आसानी से उन लड़कों से बचकर भाग निकला। लेकिन तुम्हारे लिए चीजें अभी और बस से बदतर होने वाली हैं, क्योंकि इस स्कूल में काफी अमीर बापों के बिगड़ैल बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे बच्चे एक ग्रुप में हैं। वो ग्रुप टॉप का है और उसका नाम है यूनिकॉर्न और उस ग्रुप का हर एक बच्चा टैलेंट से भरा हुआ है। लुक्स, पर्सनैलिटी, पैसा, एथलेटिक, स्टडीज में टॉप, मतलब A to Z हर एक चीज में टॉप। और कुछ अफवाहों के मुताबिक वो सभी लोग नोरन को अपना बनाना चाहते हैं और इस वजह से अब वो लोग जुजो के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अब घर पर कोतात्सु कहता है कि बॉस, अगर आप नोरन से शादी नहीं करने वाले तो मुझे लगता है कि आपको उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी नहीं करना चाहिए, वरना आप खामखा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वैसे एक और बुरी खबर है, मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स के उस डी एजिंग ड्रग को अंडरवर्ल्ड के लोग भी हासिल करना चाहते हैं और क्योंकि यहाँ धमकी देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब वो लोग भी नोरन मित्सुओका को हासिल करने के लिए उस स्कूल में आ सकते हैं। यानी कि अब नोरन टॉप टियर में आने वाले सभी लोगों की टारगेट बन चुकी है। ये बात सुनकर तो जुजो भी अपने बाल खुजाने लगता है और अगले दिन नोरन जुजो से कहती है कि शायद अब तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि इस नाटक की वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है और शायद मुझे उस क्लब को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से वो लोग अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ एक लड़का आता है और ये वही है जो कल जुजो को धमकी दे रहा था। और जैसे ही इसे पता चलता है कि अब जुजो नोरन का बॉयफ्रेंड नहीं रहा, वो नोरन को तंग करने लगता है कि अब नोरन उसे डेट करने लगे। मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर नोरन के मना करने के बावजूद भी वो उसे परेशान करता है और इसीलिए जुजो बीच में आकर कहता है, अच्छा रहेगा कि तुम मेरी बंदी का हाथ छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, जुजो नोरन की मदद करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इन सब चीजों की वजह से नोरन को कितनी परेशानी होती है। ये बंदा कहता है, तू जानता है मैं जिम जाता हूँ, ये मेरे डोले शोले देखे, तुझ जैसे पिद्दी को ना मैं फूक मार के उड़ा दूं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि जुजो उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। अब मेरी बात सुन, जिम जाकर डोले शोले बनाने से कुछ नहीं होता जब तक सीने में जिगरा ना हो। अब उसके जाने के बाद जुजो कहता है, मैं कुछ टाइम तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूंगा, वरना जब भी मैं उस रामेन शॉप में आऊंगा तुम मुझे अपने दुखड़े सुनाने लगोगी, जिससे मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पर दूर से कोई नजर रखे हुए था और ये बंदा इस मशीन के ऊपर खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। यानी कि समझ जाओ ये भी कोई खतरनाक बंदा है। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा इस पर गोलियां चला रहे एक बंदे को बहुत ही आसानी से दीवार में दे मारता है और इसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। और ये बंदा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिटमैन वाला काम करता है और इसे अपना नेक्स्ट मिशन मिला है, नोरन मित्सुओका का फियांसी बनना। वहीं अगले दिन स्कूल में हम इन दोनों को एक साथ आते हुए देखते हैं। नोरन पूछती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना? कल तुमने कितनी आसानी से उस लड़के को वहां से भगा दिया था। पर वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो आज तक किसी से लड़ाई ही नहीं की, मैं तो गांधी बापू के आदर्शों का पालन करता हूँ। अब इसके बाद नोरन अपने बैग में से एक फाउंटेन पेन निकालती है। हमें पता चलता है कि ये पेन नोरन के पापा ने उसे भेजा है, ये कहते हुए कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड हो वो उसे ये पेन दे दे, और इसीलिए वो ये पेन अपने फेक बॉयफ्रेंड जुजो को दे देती है। दूसरी ओर हम उसी बंदे को स्कूल में देखते हैं और यहाँ सभी लड़कियां उसी पर फिदा हो बैठी थी और ये बंदा इन्हीं की क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आता है और इसका नाम होता है शिन। और इसके यहाँ आते ही इसकी प्रेजेंस से जुजो ये समझ जाता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है और ये भी यहाँ नोरन के लिए आया है। लेकिन जब इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है तो इसकी फट जाती है, ये बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। पहले ही दिन पूरा ऑरा माइनस हो गया, जिसके बाद ये मित्सुओका के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और नोरन के साथ भी इसका हाई हेलो कुछ अच्छा नहीं होता। वो मन में कहता है, ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है, अब मैं इससे बात कैसे करूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। सो अब वो नोरन को एक लेटर देता है और उसमें वो उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाता है। अब लंच के दौरान काफी लड़कियां शिन के पास आती हैं, पर बेचारा यहाँ भी कुछ बोल नहीं पाता है। अब शिन से मिलने के लिए
नोरैन जूजो को अपने साथ लेकर आती है और तभी यहाँ शिन भी आ जाता है। अपने मुंह में ये बच्चों वाला क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, पर मैं इसे झुंझुना कहूंगा। और इसको अपने मुंह में देने के बाद शिन का नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। वैसे ये देखकर तो जूजो के भी फ्यूज उड़ चुके थे। और इसके बाद शिन नोरैन का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है। आई लव यू। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका देकर देखो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक हूँ या नहीं। लेकिन अगले ही पल में नोरैन उसे मुक्का मारकर दूर कर देती है। तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नजर नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम जबरदस्ती मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो। मैं अब तक इतने सारे कन्फेशंस को देख चुकी हूँ कि मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि कौन सा कन्फेशन रियल है और कौन सा फेक। लेकिन ये बातें सुन शिन को सच में नोरैन से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ अपना फ्यूचर सोचने लगता है कि किस तरह मैं इसकी गोद में सिर रखकर सोऊंगा और ये मेरा सिर सहलाएगी। और इसके बाद शिन सच्चे तरीके से अपने प्यार का इजहार करता है और अचानक ही अगले पल में वो जूजो पर हमला कर देता है। पर जूजो उसके हमले को डॉश कर देता है, जिससे शिन समझ जाता है कि जूजो भी उसी के जैसा है। और इसके बाद वो एक डुएल के लिए जूजो को चैलेंज करता है और इसमें जो भी जीतेगा वो नोरैन का फियांसी बनेगा। और उसी के पास ये फाउंटेन पेन भी रहेगा, क्योंकि ये पेन नोरैन के फियांसी होने की निशानी है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो कहती हैं कि जिसके पास भी वो फाउंटेन पेन रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, वही नोरैन का फियांसी बनेगा। यानी कि समझ जाओ, जूजो को चैलेंज करने के लिए अब बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बेचारी नोरैन का तो दिमाग खराब हो चुका होता है। वैसे जूजो शिन का सामना करने के लिए तैयार था। अब इसके बाद शिन और जूजो के बीच का मुकाबला देखने के लिए यहाँ लगभग पूरा स्कूल आ चुका था। जिसके बाद शिन रूल्स बताता है, हमारा मुकाबला 1 घंटे का होगा और 1 घंटे के अंदर मुझे तुम्हारे मुंह में यह झुंझुना डालना होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो मैं जीतूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम जीते। वैसे रूल सुन जूजो भी हैरान था, बाकी लोग हंस रहे थे। और इसके बाद शिन नोरैन से कहता है, अगर मैं ये मुकाबला जीत गया तो तुम अपनी गोद में मेरा सिर रखकर मुझे सहलाना, ओके? बट नोरैन मुंह पर मना कर देती है। और इसके बाद ये मैच शुरू होता है। सबसे पहले जूजो शिन के लगातार होने वाले हमलों से बचता है। वो भागता हुआ स्कूल के अंदर आ जाता है, पर शिन भी उसका पीछा करता हुआ उस पर लगातार हमले करता रहता है। जिसके बाद ये दोनों एक शेल्फ के पास आते हैं और यहाँ बीच में से शिन वो झुंझुना जूजो के मुंह में डालने की कोशिश करता है, पर वक्त रहते जूजो से डॉच कर देता है। इसी तरह जूजो लगातार कभी किसी स्टैचू से तो कभी लकड़ियों से अपने आप को शिन के उन हमलों से बचाता है। शिन कहता है, मैं नोरैन से प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? जूजो मन में कहता है, प्यार वो तो मैं उससे करता नहीं, तो शायद मुझे यहाँ हार मान लेनी चाहिए, मेरे लिए यही सही रहेगा। पर तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुकाबला खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है और शिन से बचते हुए जूजो बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। और अब तक उसने जूजो की ओर जितने भी झुंझुने फेंके थे वो जूजो के लिए एक जाल थे, और यहाँ पर वो जूजो को अपने जाल में फंसा लेता है। वो उसके हाथों को भी बांध देता है। सभी को लगता है कि यहाँ पर जूजो हार जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी ये देख हैरान हो जाते हैं कि जूजो ने शिन के हमले को रोक लिया है। जब जूजो उछला था तब उसने एक ट्रांसपेरेंट धागे से एक वॉल टाइप बना दी थी, और इसी तरह जूजो इस मैच को जीत जाता है। अब शिन के हारने के बाद जूजो कहता है, मुझे नहीं पता कि नोरैन को लेकर मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो तुम्हारी फीलिंग्स से ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं, पर अब ये यकीन है कि मेरे दिल में उसको लेकर फीलिंग्स हैं, पर हाँ वो तुम्हारी फीलिंग्स की तरह नहीं है। दोस्तों, जूजो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर वो नोरैन के लिए अब कुछ करना चाहता है ताकि वो अपनी जिंदगी में उदास ना रहे। अब यहाँ इस मुकाबले में हार जाने के बाद शिन अगले दिन जाकर कुकिंग क्लब में ज्वाइन हो जाता है, और हाँ उसने नोरैन को लेकर अब तक हार नहीं मानी है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़के को। ये एक बेसबॉल प्लेयर है, पर इसे देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग थे, यानी कि ये काफी फेमस भी है। और इसके बाद जब ये लड़का बॉल को फेंकता है तो कैचर पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो गिर ही पड़ता है। और इसकी काबिलियत और ताकत देख लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये एक मिडिल स्कूलर है। इसकी काबिलियत अलग ही लेवल की है, और आखिर हो भी क्यों ना, ये यूनिकॉर्न्स में से एक है, वो इलाइट यूनिकॉर्न ग्रुप। हाँ, ये उसी का एक मेंबर है। वहीं दूसरी ओर क्लास में टीचर बताते हैं कि अगले हफ्ते से इनके मिड टर्म्स एग्जाम हैं। अब इसके बाद हम इन सभी को एक साथ जाते हुए देखते हैं, और यहाँ पर जूजो अलग ही लेवल का एक्साइटेड था एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगले ही पल में वो कहता है, मैं पहली बार एग्जाम देने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना होगा? रियो कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, बस जो भी तुमने पढ़ा है उसे रिव्यू कर लो।
जुजो कहता है थैंक्स मास्टर। हाँ, वो रियो को अपना मास्टर कहकर बुलाता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही रियो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। अब अगले दिन जब नोरन स्कूल में आती है तो वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रही थी और यहाँ वो इतनी ज्यादा खुश इसीलिए थी क्योंकि एग्जाम्स की वजह से सभी लोग बिजी हैं, इसीलिए उसे कोई भी प्रपोज करके परेशान नहीं कर रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी ये लोग मिलते हैं जुजो से, जिसे देखकर लगता है कि बेचारा कल पूरी रात सोया नहीं। अब लंच के दौरान हमें पता चलता है कि कल पूरी रात जुजो अपने सभी क्वेश्चंस को रिव्यू करता रहा और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब यहीं पर शिन भी मौजूद होता है। वो जुजो की ओर भाईचारे वाला हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ये ले यार, डाल ले मुंह में, तू रिलैक्स हो जाएगा। पर जुजो मना कर देता है। लेकिन घर पर आते ही जुजो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। कोतेत्सु कहता है कि आज उसे कुछ काम है, इसीलिए आप ना मॉम के घर जाकर खाना खा लेना। वहीं दूसरी ओर नोरन के अंकल उससे कहते हैं कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें अपने टेस्ट के लिए पढ़ना भी होगा। अब जैसे ही वो शॉप से बाहर आती है उसे जुजो दिखता है। सो अब मोहतरमा जुजो का पीछा करने लगती हैं छुपकर। अब थोड़ा और चलकर जुजो एक जगह तक पहुंचता है। दोस्तों, ये एक बार होता है और यहीं पर जुजो उस मामा से मिलने आता है और जुजो को वहां अंदर जाते हुए देख नोरन बड़ी हैरान थी और परेशान भी। अब इसके बाद हम जुजो को, मुझे नहीं पता ये आदमी है या औरत, पर यही वो मामा है और यही जुजो डिनर करने आया है। और मामा यहाँ कहते हैं, मैंने सबको बताया है कि तुम मेरे भांजे हो, वरना उन्हें गलतफहमी हो सकती है ना कि कहीं तुम मेरे सीक्रेट चाइल्ड तो नहीं। लेकिन जब मुझे पहली बार पता चला कि तुम फिर से बच्चे बन गए हो, मैं बड़ी हैरान हुई थी। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर मिस एरी भी आ जाती हैं। वो भी यहाँ अक्सर आती रहती हैं। पर जुजो को ये काम कोतेत्सु का लगता है कि उसी ने एरी को यहाँ बुलाया है। जिसके बाद इनके बीच बात होती है। देखकर लगता है कि तुम सारी रात पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर से बच्चा बनने से पहले तुम्हें बस अपने काम की चिंता रहती थी। लेकिन अब तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ गलतियां माफ होती हैं। अब खाना होने के बाद मामा कहती हैं, पुतले की तरह खड़े क्या हो, हाँ तुम एक जेंटलमैन हो ना, चलो एरी को स्टेशन तक छोड़ने जाओ। वैसे दूसरी बिल्डिंग से नोरन ये सब छुपकर देख रही थी। गया तो ये अंदर अकेला था, बाहर एक हॉट ओल्ड लेडी के साथ आया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इनके एग्जाम्स हो चुके हैं और जुजो ने एक्साइटमेंट की वजह से अपने एग्जाम्स में कुछ गलतियां कर दी, पर फिर भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन लगता है कि शिन का कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ जो नोरन थी वो जुजो को ही देखे जा रही थी। ये कितना अलग है, इसकी बातें, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल किसी अंकल की तरह है। क्या ये सच में एक मिडिल स्कूलर है? जिसके बाद हमें इनका कुकिंग क्लब दिखाया जाता है और इनके कुकिंग क्लब में घर के सारे काम सिखाए जाते हैं और इस वक्त इन्हें सिखाया जा रहा है सिलाई करना। जुजो कहता है कपड़ों में बटन फिट करना बिल्कुल बाइक में उसके पार्ट्स को फिट करने जैसा ही होता है। अब इसके बाद जुजो सिलाई करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। तभी नोरन यहाँ आकर जुजो पर हंसते हुए कहती है, अरे ये तो मैं भी नहीं कर पाई। लेकिन इसी तरह ये लोग कोशिश करते रहते हैं और आखिरकार बहुत ही अच्छे से बटन को सिल लेते हैं। अब इसके बाद एक साथ जाते हुए नोरन की नजर इस बंदे पर जाती है। इसका नाम कीतो है और ये इनका सीनियर है और ये यहाँ पौधों को पानी दे रहा था और यहाँ इसने सनफ्लावर्स फूल लगाए हैं। अब नोरन का मूड यहाँ काफी अच्छा होता है। जुजो पूछता है कि बात क्या है। वो बताती है कि जितने भी सीनियर्स के साथ वो क्लब एक्टिविटीज में हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं और मैं ये देख बहुत इंस्पायर होती हूँ कि वो सभी वो काम करते हैं जो उन्हें करना पसंद है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने कुकिंग क्लब ज्वाइन किया। अब अगले दिन आज इनका टास्क है कि ये लोग बेसबॉल टीम के लिए राइस बॉल्स बनाएंगे। लेकिन तभी ये मोहतरमा बताती हैं कि उस बेसबॉल टीम में यूनिकॉर्न ग्रुप का भी एक मेंबर है जो कि शायद इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए चिसातो कहती है कि अगर तुम दोनों कंफर्टेबल नहीं हो तो फूड डिलीवरी करने के लिए हम सब चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूड डिलीवर करने के लिए सभी लोग आते हैं और इसके बाद यहाँ वही यूनिकॉर्न मेंबर आता है। इसका नाम है तेनमाक तेंदु, लंबा चौड़ा गुड लुकिंग। और इसके बाद ये अपने हिस्से का राइस बॉल खाने के बाद इन दोनों से बात करने के लिए आता है और तुम देख ही सकते हो कि ये साइज में कितना बड़ा है। ये एक मिडिल स्कूलर है। तेनमा कहता है तुम दोनों के चर्चे तो भैया पूरे स्कूल में हैं, काफी अटेंशन मिल रही है तुम्हें। वैसे है मैं तुम्हारे साथ एक मुकाबला करना चाहूंगा और अगर मैं जीता तो मैं नोरन का बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। पर नोरन कहती है हम एक दूसरे को जरा भी नहीं जानते, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। पर तेनमा कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
इसीलिए मैं ये मुकाबला करके तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये मुकाबला करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकूं। मुझे ना स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और मुझे क्या हर किसी को स्पोर्ट्स पसंद है। इसीलिए मैं स्पोर्ट्स की टॉप 3 फील्ड में खुद को चैंपियन बनाऊंगा ताकि सारे लोग मुझे देखें। जैसे बेसबॉल में ये चैंपियन पिचर है, और सॉकर में ये अव्वल दर्जे का स्ट्राइकर है, और बास्केटबॉल में भी ये टॉप पर आता है। एक यूनिकॉर्न जिसके पास फिजिकल एबिलिटीज हैं, गॉड गिफ्टेड। और उसकी ये बातें सुन नोरन के होश भी उड़ जाते हैं। एंड तेनवा ना काफी एरोगेंट है। ये छोटे मोटे क्लब में जो लोग होते हैं उन पर तो वो ध्यान ही नहीं देता, वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगले ही पल में अब जूजो कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो, हम एक मुकाबला करेंगे। क्योंकि तेनमा ने सिर्फ जूजो की इंसल्ट नहीं की, बल्कि उसके सभी टीममेट्स की भी बेइज्जती की है। और इसीलिए जूजो तेनमा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। तेनमा कहता है, तो हम मुकाबला किस चीज में करें? चलो 1 हफ्ते बाद हम जिम में मिलेंगे। मैं अपने साथ एक और बंदे को लेकर आऊंगा, और तुम अपने साथ जितने चाहो उतने ले आना, क्योंकि इस मैच के लिए हम दोनों को कम से कम एक शख्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे तेनमा की ओर से उनका कोच चिसातो से माफी मांगता है। और दोस्तों, यहाँ तक कि तेनमा के बाकी टीममेट्स का कहना है कि अगर ये एक टीममेट हो तो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट हीरो बन सकता है, लेकिन अगर ओपोनेंट हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट विलन। अब इसके बाद हम चिसातो को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि तेनमा ने इनके क्लब की इंसल्ट की। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो उसने सब सच कहा। एक नेशनल लेवल प्लेयर और एक रसोइये में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन दूसरी ओर नोरन को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि तेनमा उससे प्यार थोड़ी करता है, बल्कि वो तो किसी और वजह से उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। वरना उसे तो लग रहा था कि उसकी वजह से ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं। वैसे अब ये लोग सोचने लगते हैं कि जूजो के साथ वो एक और बंदा कौन जाएगा। तभी यहाँ आता है शिन। उसने नोरन की बेइज्जती की है। बेचारी को कितना बुरा लगा होगा, कितनी शर्म आई होगी। नोरन कहती है, प्लीज वो सब याद मत दिलाओ। तभी कीतो सेनपाई भी कहते हैं, अगर हम 2 से ज्यादा लोगों को ला सकते हैं तो मैं भी साथ में चलूंगा। आखिर उसने हमारी क्लब की बेइज्जती की है, और उसकी उन बातों की वजह से नोरन को भी कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। नोरन कहती है, प्लीज वो सब याद मत दिलाओ। लेकिन इसके बाद नोरन कहती है कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें जीतना होगा, क्योंकि उसने हमारे क्लब की बेइज्जती की है, हमारा वो क्लब जिसमें हम इतना एंजॉय करते हैं। अब तेनमा का सामना ये तीनों करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर रात के वक्त हम तेनमा को देखते हैं, जो अपने एक साथी के साथ सॉकर खेल रहा था, और यही वो बंदा है जो तेनमा का साथी बनेगा। ये कहता है कि तुम्हें इस तरीके से उन्हें मुकाबले के लिए चैलेंज करने की जरूरत नहीं थी। तेनमा कहता है, हाँ मैं उन्हें इग्नोर कर सकता था, पर मैंने ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, तेनमा ने उस दिन शिन और जूजो की वो फाइट देख ली थी, और उसके बाद से ही उसने जैसे ही जूजो को देखा, उसका दिल बस जूजो को कुचलने का किया। अब इनकी प्रैक्टिस के दौरान गलती से ये बंदा थोड़ा जोर से लात मार देता है, पर ऐसा करने के बावजूद भी तेनमा बहुत आसानी से बॉल को रोक लेता है। आफ्टर ऑल वो एक प्रोडिजी है। अब नेक्स्ट वीक आ जाता है, और हम देखते हैं कि ये मुकाबला होगा 3 वर्सेस 2 का। एंड भाई, ये दोनों इन तीनों से कितने ज्यादा लंबे चौड़े हैं। जूजो कहता है, मुकाबले की शर्तें तो पहले से पता है कि तुम जीते तो तुम नोरन के बॉयफ्रेंड बन जाओगे, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगर हम जीते तो तुम्हें हमारे क्लब की सभी लड़कियों से माफी मांगनी होगी। तेनमा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन माफी तो मैं तब मांगूंगा ना जब मैं हारूंगा, और मैं कभी नहीं हारता। जिसके बाद इनका मैच शुरू होता है। मैच के शुरू होते ही बॉल जूजो के पास होती है, पर तभी तेनमा बहुत तेजी से आकर उस बॉल को जूजो से लेकर अपना गोल करने के लिए बॉल को किक करता है, पर बॉल यहाँ पाइप से टकराती है। लेकिन उस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गोल का वो ढांचा ही वहाँ गिर जाता है, और तभी बॉल जूजो के पास आ जाती है। जूजो यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग किक मारता है। तेनमा उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है, पर उस बॉल का प्रेशर इतना ज्यादा था कि तेनमा उसे रोक नहीं पाता, और इसी तरह हमारे हीरोज की टीम का पहला गोल हो जाता है। तेनमा का साथी भी ये देख हैरान हो जाता है कि तेनमा ने कल कितनी आसानी से उसकी किक हुई बॉल को रोक लिया था, पर आज वो इस बच्चे की बॉल को रोक नहीं पाया। जूजो कहता है, मुझे किकिंग का सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इसमें हार नहीं सकता। जिसके बाद कुछ लड़कियां जूजो की स्किल की तारीफ करती हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि शिन का मुंह का झुंझुना कहीं गुम गया है, जिस वजह से वो बहुत नर्वस हो चुका है। और यही फालतूगिरी देख लड़कियां बहुत डिसपॉइंट होती हैं। दोस्तों, जब तेनमा ने शिन की ओर जोर से बॉल को किक किया था, शायद तभी शिन का झुंझुना कहीं गिर गया होगा। वैसे शिन के बैग में एक और झुंझुना है, इमरजेंसी के टाइम के लिए वो अपने पास रखता है। उसे लेने के लिए कुछ लड़कियां चली जाती हैं, लेकिन यहाँ अब शिन मुकाबला करने की हालत में नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लड़कियां भागते हुए क्लासरूम तक पहुंच जाती हैं, और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि आखिर क्यों शिन हमेशा
एक झुनझुने को अपने मुंह में दिए रहता है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ शिन को एक झुनझुना दिया था। अब इसके बाद जब तक ये लड़कियां दूसरा झुनझुना लेकर स्टेडियम तक पहुंचती हैं, तब तक शिन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हमें जानने को मिलता है कि शिन लगातार एक के बाद एक अटैक को रोक रहा था, सारे हमले खुद पर लेकर। अब तभी ये मोहतरमा नोरन को झुनझुना देकर कहती हैं, जल्दी से इसे उसकी ओर फेंको वरना वो मर जाएगा। नोरन तुरंत उसकी ओर वो झुनझुना फेंकती है और अगले ही पल में शिन बहुत ही आसानी के साथ तेनमा की किक की गई बॉल को चक्री की तरह घूमते हुए रोक लेता है और अब वो फिर से बैडास हो गया है। अब इसके बाद गेम फिर से शुरू होता है और अब जुजो तेनमा के पास से बॉल को ले जाने की कोशिश करता है, पर तेनमा उस बॉल को छीनने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जुजो उसके सामने आ जाता है और वो उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, जिस वजह से बॉल इस लाइन के बाहर चली जाती है, जिससे किसी का भी गोल नहीं होता। जिसके बाद जुजो कहता है, बड़े लंबे वक्त के बाद स्पोर्ट्स खेलकर बड़ा मजा आ रहा है, पर मैं इस खेल को खेलने में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। और तभी तेनमा का साथी ये नोटिस करता है कि तेनमा को गुस्सा आ रहा है। अब इसके बाद हमें इसी बंदे की तेनमा के साथ एक दिन पुरानी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। तुम उस जुजो को इसीलिए टारगेट कर रहे हो ना, क्योंकि तुम अपने लिए एक राइवल चाहते हो। बचपन से ही तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं निकला, बाकी सबको हराना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल था, पर उस जुजो में तुम्हें कुछ खास नजर आया, है ना? पर तेनमा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस लोगों को हराने में मजा आता है। और तू तो जानता ही है कि हर एक स्पोर्ट में अपना एक लीजेंड है, यानी कि उस स्पोर्ट्स का टॉप वाला मास्टर, और उन जितना बेहतर कभी कोई नहीं बन सकता। और मैं अपने तीनों स्पोर्ट्स में वही टॉप का मास्टर बनना चाहता हूँ, जिसको हराना तो छोड़ो, उसके लेवल तक पहुँचना भी लोगों के लिए नामुमकिन रहे। अब ये बात तो सच है कि मैं अपने लिए कोई राइवल नहीं ढूंढ रहा, पर मैं बहुत लंबे वक्त से टॉप पर हूँ। मेरे लेवल का मुझे कभी कोई मिला ही नहीं और इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि तेनमा और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि तेनमा बहुत कम ही अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलता है। वो हमेशा खुद को कुछ बंदिशों में बांध कर रखता है और उसकी उस फॉर्म में ही कोई उसकी टक्कर में नहीं आ पाता, इसीलिए उसे कभी भी उन जंजीरों को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज उसने अपनी जंजीरें तोड़ी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीतो सेनपाई तेनमा से बॉल छीनने के लिए जाते हैं, पर तेनमा की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे रोक ही नहीं पाते। जिसके बाद तेनमा शिन को भी बहुत आसानी से डॉच कर देता है और इसके बाद तेनमा जूजो के ऊपर से बॉल को निकालकर अपना एक गोल कर देता है और ये देखते ही चारों ओर तेनमा का नाम गूंज उठता है। आफ्टर ऑल तेनमा की काबिलियत कमाल की है। अब इसके थोड़ी देर बाद कुछ सोच समझकर जूजो कहता है, मैं इन दोनों से अकेला मुकाबला करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज मैं ऐसा करना चाहता हूं। अब जूजो के पास यहाँ कोई प्लान नहीं होता, पर फिर भी सभी उसकी बात मान लेते हैं। अब इसके बाद इन दोनों का सामना करने के लिए जूजो अकेला आता है। तेनमा मन में कहता है, अकेले आए हो पर तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। लेकिन इसके बाद तेनमा अपनी तेज रफ्तार के बावजूद भी जूजो से बॉल को बचाकर निकल नहीं पाता। और दोस्तों, अब यहाँ गेम को खेलने में जूजो को मजा आ रहा है। हमें जानने को मिलता है कि जैसे जैसे जूजो बड़ा हुआ, हर एक चीज में उसका इंटरेस्ट कम होता गया। उसे फिर किसी चीज में भी कभी मजा नहीं आता, उसके लिए हर एक चीज बहुत ही बोरिंग होती। लेकिन प्रेजेंट में जूजो तेनमा को शुक्रिया कहते हुए कहता है, तुम्हारी बदौलत अब मैं एक बार फिर से स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पा रहा हूँ। तेनमा का साथी भी जूजो की यह अचानक हुई इम्प्रूवमेंट देख काफी हैरान होता है। अब इसके बाद बॉल को छीनने के लिए ये दोनों अपने अपने पैर से अपना पूरा जोर लगाते हैं, पर यहाँ जूजो की ताकत तेनमा पर भारी पड़ रही थी और यहाँ जूजो अपना जोर लगाकर एक गोल कर देता है। ये देख पूरा स्टेडियम एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही जूजो के साथी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ तेनमा को काफी सदमा लगता है। और इसके बाद जब बॉल उसकी ओर पास होती है, तब यहाँ तेनमा कोई मूवमेंट नहीं करता और अगले ही पल में वो कहता है, मैं हार मानता हूँ। और ये बात सुन स्टेडियम में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। जूजो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तेनमा कहता है, तुम्हारे साथ जो अभी क्लैश हुआ था मेरा, उससे मुझे पैर में थोड़ी चोट आ गई है और अगर अभी मैंने गेम खेलना जारी रखा तो ये चोट बढ़ सकती है, जिससे फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और मैं एक टुच्ची सी शर्त के लिए अपने फ्यूचर को दांव पर नहीं लगा सकता। अब क्योंकि तेनमा ने हार मान ली है तो बच्चे यहाँ इनका मजाक उड़ाते हैं, पर तेनमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, वैसे क्या मैं तुम्हारे ऊपर अपना वजन रख सकता हूँ? मुझे चलने में काफी दिक्कत हो रही है। पर वो कहता है, तू इतना लंबा चौड़ा और भारी है, मर जाऊंगा तुझे उठाकर मैं। लेकिन तभी उनकी बातें चिसातो सुन लेती है, इसीलिए वो एक अच्छी एनिमे गर्ल की तरह
तेनमा की चोट पर मरहम लगाने जाती है। तेनमा कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो अब तक तुमसे माफी तक नहीं मांगी। वो कहती है, तुम्हारी उस बदतमीजी की वजह से मैं बहुत नाराज हुई थी, पर अभी तुम्हें चोट आई है तो अभी ये मैटर अलग है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके अलावा तुम लॉन्ग टर्म में सोचते हो। तुमने अपनी चोट के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, जो कि एक समझदार इंसान की निशानी है। अब चिसातो की ये बातें सुन तेनमा खड़ा होकर कहता है, मैंने तुम सभी के साथ बदतमीजी की थी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और मैं ये माफी उस शर्त की वजह से नहीं मांग रहा, बल्कि इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे दिल से बुरा लग रहा है। और यहाँ सारी लड़कियां भी उसे माफ कर देती हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जूजू क्लब में आता है तब उसकी हालत कुछ ये होती है। और हमें जानने को मिलता है कि तेनमा के सामने उसे बराबरी की टक्कर देने की वजह से सभी क्लब्स के लीडर उसे अपने क्लब में शामिल करना चाहते हैं। बेचारा जूजू काफी बड़ी परेशानी में फंस चुका है क्योंकि अब उसके ऊपर काफी सारे लोगों का ध्यान आ चुका है। पर तभी इनकी क्लास में तेनमा आता है। मैं यहाँ तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करने नहीं आया, मुझे बस चिसातो से कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी बातें बहुत पसंद आई, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये बात सुन चिसातो शर्मा जाती है और बाकी सब दंग रह जाते हैं। चिसातो को समझ नहीं आता कि अब वो तेनमा से क्या कहे। दूसरी ओर रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। ये मेरे सामने मेरी बहन को प्रपोज कर रहा है, लगता है इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। सो अब इसके बाद जूजो रियो को शांत करने की कोशिश करने लगता है। अब इसके बाद हम जूजो को तेनमा के साथ बाहर देखते हैं और जूजो कहता है, उस मैच के बाद से लोगों का मुझ पर बहुत ज्यादा अटेंशन आ गया है, जिस वजह से मैं अपनी स्टडीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब तभी हम देखते हैं कि नोरेन वहां आती है और अब वो इनकी बातें छुपकर सुनने लगती है। तेनमा कहता है, तुम तो शुरुआत से कमाल के हो, फिर अपनी काबिलियत को छुपा क्यों रहे हो? यकीन मानो छुपाने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल तुम्हारी काबिलियत सबके सामने आ ही जाएगी। आखिर कब तक लोगों से झूठ कहोगे कि वो बस एक इत्तेफाक था? जूजो कहता है, मुझे नहीं पता मैं अपनी काबिलियत को बाकी सबसे कब तक छुपा पाऊंगा, पर मैं अपनी स्कूल लाइफ को छोड़ना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि मैं इसे काफी एंजॉय कर रहा हूँ और जितना हो सके उतना मैं इसे जीना चाहता हूँ। पर दोस्तों नोरेन जूजो की ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत हैरानी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तेनमा जूजो की मदद के लिए चारों ओर ये बात फैला देता है कि वो पहले से इंजर्ड था और इसी की वजह से जूजो उसे आसानी से टक्कर दे पाया। जिसके बाद सभी लोगों ने जूजो को अप्रोच करना बंद कर दिया, जिससे जूजो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा और ठीक होते ही तेनमा अपना मिरेकुलस कमबैक करेगा। साथ ही जूजो अच्छे से राइस बॉल बनाना सीख रहा है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 एंड होता है। अब अगले सीन में रात के वक्त हम देखते हैं कि जूजो कोतेत्सु के साथ स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। कोतेत्सु लगातार जूजो पर हमले करता है, पर जूजो उसके सभी हमलों से बचकर अचानक ही उसके सामने आकर उसे बहुत ही आसानी से चेकमेट कर देता है। अब कार में बैठने के बाद कोतेत्सु कहता है कि भले ही अब आप एक हाई स्कूलर बन गए हो, पर अब भी आप एक लेजेंडरी हिटमैन हो। पर मैं फिर भी आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको लोगों के सामने अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखानी चाहिए, वरना आप एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों कोतेत्सु पिछले एपिसोड में तेनमा के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगर सबको आपकी असली पहचान के बारे में पता चल गया तो आप अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, साथ ही इससे आपको भी बहुत दिक्कत हो सकती है। ये सब सुन जूजो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद अगले सीन में स्कूल में चिसातो इन दोनों से एक मदद मांगती है, क्या तुम दोनों प्लीज मेरे साथ एक डबल डेट पर चलोगे? ये सुन क्लब के सभी मेंबर्स बहुत हैरान हो जाते हैं। हमें जानने को मिलता है कि तेनमा हर जगह चिसातो से अपने प्यार का इजहार करता रहता है और इसी से तंग आकर चिसातो ने फैसला किया है कि वो तेनमा के साथ एक डेट पर जाएगी, पर अकेले जाने में वो बहुत ज्यादा नर्वस है, इसीलिए वो चाहती है कि नोरेन और जूजो उसके साथ चलें। अब अगले सीन में हम देखते हैं नोरेन को, जो इस डबल डेट के लिए आ चुकी है। वो चिसातो के लिए इस डबल डेट पर आने के लिए राजी हो गई है। थोड़ी ही देर में वहाँ चिसातो भी आ जाती है और हाँ, नोरेन ऐसे कपड़े इसीलिए पहनकर आई है ताकि लोग उसे ज्यादा अटेंशन ना दें। और तभी वहाँ तेनमा भी आ जाता है और वो यहाँ पर जिम के कपड़े पहनकर आया था। ये दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि तुम एक डेट पर आए हो या फिर जिम ट्रेनिंग करने, पर यहाँ पर तेनमा ना बड़ा खुश होता है क्योंकि उसे अपनी प्यारी चिसातो के साथ डेट पर आने का मौका मिला है। और इसके बाद एंट्री लेता है जूजो। ये कैसे बुड्ढों के जैसे कपड़े पहनकर आया है, जो देख ये दोनों लड़कियां हक्की बक्की रह जाती हैं। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जब कोतेत्सु को ये पता चला था कि जूजो डेट पर जाने वाला है, तब वो ये जान बड़ा हैरान हुआ था। वैसे आप क्या पहनकर जाने वाले हैं? जूजो कहता है, नॉर्मल से कपड़े।
नॉर्मल कपड़े। ये सुनकर ही कोतेत्सु समझ गया इन महाशय का कुछ नहीं होने वाला। अब इसके बाद इस ग्रुप डेट में चिसातो पूछती है कि वैसे हम करने क्या वाले हैं। तेन्मा बताता है हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद मूवी देखने चलेंगे। जिसके बाद ये लोग एक पार्क में आते हैं। यहाँ लगभग सभी लोगों का ध्यान तेन्मा के ऊपर था। इसके बाद ये लोग अपनी हाइट भी मीजर करते हैं। हमारा हीरो तो इसके सामने बौना है बौना। अब इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि क्या खाया जाए। जुसो कहता है अरे वहाँ एक कॉफी हाउस है, चलो वहीं चलते हैं। हमारे हीरो की अंकल वाली चॉइस। इसके बाद ये लोग उसी कॉफी हाउस में जाते हैं, मस्त खाना खाते हैं और इसके बाद कपड़ों की शॉपिंग भी करते हैं। तुम लोग इन दोनों के ये न्यू आउटफिट्स देख ही सकते हो। फिर इसके बाद ये आते हैं मूवी देखने और दोस्तों चिसातो को तेन्मा के साथ वक्त बिताकर काफी अच्छा लग रहा है। पर नोरन तो सिर्फ जुजो को ही घूरे जा रही थी। मुझे ये पहले थोड़ा अजीब लगता था पर अब मुझे समझ आ रहा है कि ये अजीब नहीं है, बस ये बड़े आदमियों की तरह बिहेव करता है। पर ये एक हाई स्कूलर है, ये इतना अंकल टाइप बिहेव कैसे कर सकता है। अब इसके बाद जब ये लोग मूवी देख रहे थे तभी अचानक जुजो को कुछ होने लगता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है वो ये जान हैरान रह जाता है कि वो फिर से उम्र में बड़ा हो गया है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। क्या उस बॉस का जहर खुद ब खुद ही खत्म हो गया है। लेकिन अभी इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। बाकी सब मिडिल स्कूल के हैं और हमारा हीरो मिडिल एज का है और अगर इन लोगों ने उसे नोटिस कर लिया तो सारा रायता फैल जाएगा। भाई तुरंत अपना मुंह छुपाकर बाथरूम का बहाना लेकर निकल लेता है और फिर वो बाथरूम में आकर सोचता है वैसे अगर सोचा जाए तो आज मैं कर क्या रहा था। मैं उन बच्चों के साथ ऐसे घूम रहा था जैसे मैं खुद भी असल में कोई बच्चा हूँ। लगता है कुछ वक्त के लिए मैं बहक गया था पर अब जब मैं फिर से नॉर्मल हो चुका हूँ तो इस खेल को क्यों ना खत्म किया जाए। पर लगता है कि जो मैंने नोरन से वादा किया था मैं वो निभा नहीं पाऊंगा। तभी उसे ढूंढता हुआ बाथरूम में तेन्मा आ जाता है। हमारा हीरो तुरंत एक बाथरूम के अंदर चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसीलिए वो तुरंत कोतेत्सु को कांटेक्ट करता है और जुजो को यहाँ पहले जैसा देख कोतेत्सु के तो होश उड़ जाते हैं। जुजो कोतेत्सु को सारी सिचुएशन बताता है। कोतेत्सु बताता है कि उसने जुजो के बैग में एक चिप रखी हुई है जिससे वो अपनी आवाज बदलकर बात कर सकता है। जिसके बाद वो कहता है वो क्या है कि मेरा पेट खराब हो गया है, तुम तीनों मेरे बिना चले जाओ। पर हम देखते हैं कि जब तक यहाँ इनकी बातचीत हो रही थी तब तक कोई आकर नोरन को किडनैप कर लेता है। ये सुन जुजो भी परेशान हो जाता है। जुजो नोरन को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। अब जब तेन्मा चिसातो को संभाल रहा होता है इसी मौके का फायदा उठाकर जुजो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जुजो खिड़की से देखता है उन दो किडनैपर्स को। अब इसके बाद जुजो एक बंदे की बाइक ले लेता है ये कहते हुए कि इस नंबर पर कॉल कर लेना, तुम्हें इस बाइक के पैसे मिल जाएंगे। और इसके बाद वो खुद बाइक लेकर नोरन को बचाने के लिए निकल जाता है पर बेचारे को रेड सिग्नल पर रुकना पड़ता है। कोतेत्सु यहाँ कुछ सोचता है मैंने बॉस को जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हालातों में देखा है और वो कभी भी इतने पैनिक नहीं हुए जितने वो आज हो रहे हैं। दूसरी ओर चिसातो तेन्मा से कहती है जुजो नोरन को बचाने के लिए अकेला गया है, हमें भी उसकी मदद करनी होगी। पर तेन्मा कहता है हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत, तुम बिल्कुल ठीक हो, मतलब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चिसातो उसके गालों को जोर से पकड़ते हुए बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो इंसान दूसरों की फिक्र नहीं करता मैं उसे कभी भी पसंद नहीं कर सकती। ये सुन तेन्मा कहता है लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि मैं उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, पर असल बात तो ये है कि मैं चीजों को उस तरीके से समझ नहीं पाता जिस तरह से वो चाहते हैं कि मैं समझूं। मैं हालातों को समझने में थोड़ा नौसिखिया हूँ, पर प्लीज तुम इससे मुझे गलत मत समझो। मैं उनकी मदद के लिए जाऊंगा पर तुम यहीं रुको और पुलिस को कॉल करो क्योंकि अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो बस मुझे स्लो करोगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुजो फिर से बच्चा बन गया है और दोस्तों कुछ ही मिनटों में तेन्मा यहाँ भागते हुए आ जाता है। उसके दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज है। इसके बाद ये लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ वो किडनैपर्स नोरन को लेकर आए हैं। पर जब जुजो इन किडनैपर्स को ध्यान से देखता है वो कहता है मैंने तेन्मा को यहाँ लाकर गलती कर दी क्योंकि ये कोई मामूली किडनैपर्स नहीं है बल्कि ये हमसे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। असैसिन्स की दुनिया में नंबर 1 पर आने वाले द जैडेन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लो लेवल से लेकर टॉप लेवल के असैसिन्स हैं। ये है काजुमा रिंदो, उम्र 15 साल और ये है ईजी रिंदो, उम्र 13 साल और ये दोनों ब्लैक रैंक असैसिन्स हैं। जिसके बाद ये लोग जुजो को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि इन दोनों को भी वही चाहिए जिसके पीछे हर कोई पड़ा है, नोरन का फियांसी बनना। वैसे मेरी काबिलियत है हिप्नोसिस, मैं उसे हिप्नोटाइज करके यहाँ मेरे बगल में खड़े एनजी के प्यार में पागल कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये नोरन
मेरे छोटे भाई से अपने जिस्म और रूह से प्यार करे। और ये बात सुन इन दोनों का रिएक्शन कुछ ही होता है। वेल ये मेरा भी रिएक्शन है। जिसके बाद ये लोग थोड़ी और बात करते हैं। वेल देख, तेरा जो छोटा भाई है वो कुछ ज्यादा बोल तो रहा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उनकी शादी एक लॉन्ग टर्म तक चल पाएगी। पर काजुमा कहता है वो सब मैं देख लूंगा। और वैसे तेनमा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक ऑफर है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर चिसातो के कहने पर आए हो। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं अपने हिप्नोसिस से चिसातो को तुम्हारे प्यार में पागल कर दूंगा, जिसके बाद वो सिर्फ तुम्हारी बनकर रहेगी। पर तेनमा यहाँ चिसातो के उस रिएक्शन को याद करता है और कहता है मैं चिसातो से उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं स्पोर्ट्स से करता हूँ। और चाहे प्यार हो या स्पोर्ट्स, मुझे चीटिंग करके जीतना पसंद नहीं। ऐसी चीज से अच्छा है कि मैं हार जाऊं। जिसके बाद जुजो कहता है अब बातचीत बहुत हो गई है, चलो नोरन को वापस करो, चिमकांडी ब्रदर्स। लेकिन ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि एजी एक गोल्फ बॉल को इनकी ओर निशाना लगाने लगता है। पहले तो जुजो को कुछ समझ नहीं आता, पर इसके बाद वो तेनमा को भागने को कहता है, क्योंकि जो गोल्फ बॉल्स एजी फेंक रहा था वो स्टेडियम में बॉम्ब्स की तरह फट रही थी। जिसके बाद जुजो तेनमा को बाहर भेज देता है ताकि वो उसे बाहर से कवर कर सके। अब यहाँ काजुमा कहता है तुम नोरन पर नजर रखना, मैं उन्हें जाकर संभालता हूँ। दूसरी ओर जुजो को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इनका सामना कैसे करे। तभी कोतेत्सु जुजो को कहता है कि वो ब्लॉक 320 में चला जाए, क्योंकि मैंने आपकी मदद के लिए एक गन से लोडेड ड्रोन भेजा है। पर तभी काजुमा उस ड्रोन को गन से शूट करके उसे गिरा देता है। उस ड्रोन से गन जुजो के पीछे आकर गिरती है। अब जुजो यहाँ वक्त पर उस गन को नहीं उठा पाएगा और उससे पहले ही काजुमा उसे शूट कर देगा। और इसीलिए जुजो को एक आइडिया आता है। वो एक लोहे की रॉड को गन के पास फेंकता है। उसकी आवाज सुन एनजी वहीं पर अपनी गोल्फ बॉल से अटैक करता है, जिससे वहाँ धमाका होता है और धमाके से गन जुजो के पास आ जाती है। अब जुजो कहता है मैं नोरन को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी एक बेटी होती और वो किसी दिन एक लड़के के साथ आती, वो लड़का कहता मैंने आपकी बेटी को हिप्नोटाइज करके अपने प्यार में कर लिया है, अब आप हमें शादी करने की इजाजत दे दीजिए, तो मैं उसे ऐसे पीटता जिससे वो कमीना मर जाता। अब मैं तुम्हारे साथ यही करूंगा। वेल जुजो यहाँ गुस्से में आ चुका है। अब तभी हमें ये भी जानने को मिलता है जू ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 1 हिटमैन जुजो ओगामी के बारे में अच्छी खासी रिसर्च करके आया है कि उसका मिशन सक्सेस रेट 100% है और वो कभी भी औरतों, बच्चे और बूढ़ों को अपना निशाना नहीं बनाता। और इसने जुजो के बारे में A to Z हर एक इंफॉर्मेशन हासिल की है। लेकिन बस इसे ये पता नहीं चल पाया कि आखिर अचानक ही वो लेजेंडरी हिटमैन कहाँ गायब हो गया। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं चिसातो को, जिसने पुलिस को कॉल कर दिया है और अब पुलिस यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी ओर जुजो काजुमा के ऊपर गन से फायर करता है। काजुमा बचकर एक पिलर के पीछे छिप जाता है। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है ए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ कितने अजीब धमाके हो रहे हैं? चलो घर जाओ अपने। लेकिन तभी उस सिक्योरिटी गार्ड को शूट करने के लिए काजुमा आता है, पर उसी मौके पर जुजो भी बुलेट शूट करता है। उनकी बुलेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और वहीं गिर जाती हैं। ये देख काजुमा तंग रह जाता है और कहता है तुम्हारी उम्र की वजह से मैं ये मानने से इनकार कर रहा था, पर मैंने बिल्कुल सही सोचा था, तुम ही हो वो लेजेंडरी हिटमैन जुजो ओगामी। वो कहता है नहीं, मैं वो लेजेंडरी हिटमैन नहीं हूँ, मैं तो बल्कि उनका, हाँ मैं तो उनकी नाजायज औलाद हूँ। पहले उन्होंने मेरी माँ से शादी की, लेकिन उनका पूरा फायदा उठाने के बाद उसने एक जवान औरत से शादी कर ली और वो हमें छोड़कर चले गए। जिसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं उनसे बदला लूंगा। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की ताकि एक दिन मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। काजुमा कहता है तुम्हारी जिंदगी कितनी तकलीफों से भरी रही, मेरी नाक से पानी आ गया। मैं जानता हूँ तुमने इतनी दिक्कतें सही हैं और तुम अब अपने पिता से बदला लेना चाहते हो। हम भाइयों की जिंदगी में भी बहुत तकलीफें हैं। पहले हम दोनों भाई अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे थे। मेरे भाई को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और मुझे कार्ड्स के साथ मैजिक ट्रिक्स करना, पर जो हुआ वो सब पास्ट में हुआ। अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई खुश रहे और शायद मिजुओका फार्मास्यूटिकल्स में मुझे कोई ऐसा ड्रग मिल जाए जो मेरे भाई को फिर से पहले जैसा कर दे। और इसके बाद काजुमा अपना लाइटर निकालता है और इसी से वो सिक्योरिटी गार्ड को हिप्नोटाइज कर लेता है जो जुजो के पीछे खड़ा था। जुजो सिक्योरिटी गार्ड के अटैक से बचकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। काजुमा कहता है मैं जानता था तुम बहुत काबिल हो, लेकिन मैं भी अपनी सारी तैयारियां करके आया हूँ। दोस्तों यहाँ स्टेडियम के आसपास काफी सारे लोग मौजूद थे। काजुमा ने उनका नंबर लेकर उन्हें कॉल किया और अपने लाइटर की आवाज सुनाकर उन सभी को हिप्नोटाइज कर लिया। अब यही जुजो तेनमा को बताता है कि काजुमा ने आसपास के सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया है। और दोस्तों इस सिचुएशन को डील करने के लिए
तेनमा बहुत सारी फुटबॉल्स लेकर आ चुका है। तेनमा जानता है कि इसमें बहुत खतरा है, पर खतरे से डरकर वो हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों, तेनमा ने उसके फेवरेट तीनों स्पोर्ट्स में टॉप पर आने में बहुत मेहनत की है। हर एक दिक्कत, परेशानी और कठिनाई का सामना किया है, लेकिन कभी डरकर हार नहीं मानी। अब तभी एक सॉकर बॉल से एजी पर हमला होता है, पर उससे वो बहुत आसानी से बच जाता है। दोस्तों, तेनमा यहाँ पर आ चुका है एजी का सामना करने, लेकिन इनका ये खतरनाक खेल शुरू होने से पहले एजी नोरैन को उठाकर एक सेफ जगह पर रख देता है ताकि उसे कोई चोट ना आए। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू करते हैं और उनके अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे स्टेडियम में काफी बड़ा धमाका होता है। और दोस्तों, एजी के पास यहाँ पर काफी सारी गोल्फ स्टिक्स होती हैं, वो भी अलग अलग टाइप की, जिनसे वो अलग अलग ढंग से अटैक करता है और तेनमा पर भारी पड़ने लगता है। पर तेनमा भी उस पर पलटवार करता है और जब तेनमा की बॉल उसे हिट करती है तब ये देख एजी मुस्कुराता है। दूसरी ओर जूजो उन सभी लोगों से बच रहा था जिनको काजुमा ने हिप्नोटाइज कर लिया है, पर ये लोग जूजो को हर जगह से घेर लेते हैं, इसीलिए जूजो अब यहाँ से नीचे ही कूद जाता है। पर दोस्तों, तभी यहाँ पर फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं, पर ये यहाँ कोई आग बुझाने नहीं आए हैं, बल्कि ये भी हिप्नोटाइज्ड हैं। ये लोग पानी से अटैक करते हैं, पर जूजो अपनी गन से अटैक कर उनकी डायरेक्शन को बदल देता है और उन्हें बेहोश करके वो इस पानी से इन लोगों पर हमला कर देता है। और जूजो के ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और तभी यहाँ चिसातो आ जाती है। ये तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? वो कहता है, अरे ये तो नकली गन है, प्लास्टिक की है। वो बताती है कि उसे इनकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ आ गई। लेकिन तभी वो एक लाइटर निकालती है और जूजो से कहती है, इस लाइटर के बंद होते ही तुम काजुमा और एजी पर हमला नहीं कर पाओगे। और उसके ऐसा करते ही जूजो भी उसके हिप्नोटिज्म में आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये चिसातो नहीं बल्कि काजुमा ही है। यही सब देख कोतात्सु सोचता है, बॉस पहले से बहुत बदल चुके हैं, वो अब अपने क्लासमेट से अटैचमेंट रखने लगे हैं, जिस वजह से उनके असैसिन की काबिलियत पहले से बहुत कम हो गई है और इसी का फायदा काजुमा ने उठाया। वहीं काजुमा के उस हिप्नोटाइज्ड ऑर्डर की वजह से जूजो काजुमा को शूट नहीं कर पाता, पर अगले ही पल में जूजो हवा में फायर करता है, यानी कि मैं किसी भी और डायरेक्शन में फायर कर सकता हूँ। दिलचस्प। और इसके बाद जूजो उन फायर टैंकर्स पर शूट करता है और काजुमा के ध्यान भटकते ही जूजो उसके सामने से गायब हो जाता है। वो अपना लाइटर निकालता है और कहता है कि तुम काफी चालाक हो, पर तुम्हारी इस चालाकी से कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर तुम मेरे 3 गिनने से पहले बाहर नहीं आए तो ये प्यारा सा शरीफ नागरिक अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जूजो जो छुपा हुआ था ये देखकर सोचता है, ये थोड़ा रिवर्स नहीं लग रहा, असल में तो उस आदमी को इसे हॉस्टेज बनाना था। फिर जब जूजो उसके सामने आता है तो काजुमा कहता है, चलो अब अपनी प्यारी सी गन यहाँ फेंक दो, वरना ये मासूम सा नागरिक तुम जानते हो क्या होगा। काजुमा अपनी गन फेंक देता है। काजुमा पूछता है, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? वो कहता है, हाँ तुम ये अपना डिस्गाइज हटा सकते हो। ये सुन काजुमा चिसातो का चेहरा हटा देता है। अच्छा किया यार, तूने उनका चेहरा हटा दिया। मैं जानता था ये फेक है, पर फिर भी मैं उस चेहरे पर हमला नहीं करना चाहता था। तभी आसमान से एक बुलेट आकर काजुमा के पास गिरती है। काजुमा को समझ आता है कि ये तो वही बुलेट है जो जूजो ने फायर की थी और उसने 2 या 3 बुलेट शूट की थी और वो हवा में उड़ते हुए नीचे गिरी है। और जब जूजो उस ट्रक के पीछे छुपा था उसने वहाँ एक बॉम्ब लगा दिया था। अब इसके बाद जैसे ही जूजो की बाकी की 2 बुलेट्स जो उसने शूट की थी वो नीचे गिरती हैं, तो जूजो का लगाया वो बॉम्ब फट जाता है। उस फोर्स की वजह से काजुमा आगे बढ़ता है और जूजो सीधा उसमें एक मुक्का मारता है, जिससे काजुमा वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जूजो अपनी गन वापस उठा लेता है। अब कुछ मिनटों के बाद जब काजुमा होश में आता है वो सोचता है, आखिर ये है कौन? आखिर कोई इतना स्किल्ड कैसे हो सकता है? मैंने आज से पहले इस काबिलियत जैसा ना कोई देखा ना कोई सुना। पर इसके बाद काजुमा कहता है, लेकिन मैं अब तक हारा नहीं हूँ। मैंने नोरैन को पहले ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब जब वो जागेगी और जागते ही वो जिसे सबसे पहले देखेगी वो उसके प्यार में पड़ जाएगी। ये सुनते ही जूजो तुरंत नोरैन के पास भागता है। दूसरी ओर तेनमा और इजी के बीच घमासान मुकाबला चल रहा था और देखकर लगता है कि नोरैन बस अपनी आंखें खोलने ही वाली है। जूजो यहाँ अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहा था ताकि नोरैन जागते ही तेनमा या एजी में से किसी को न देख ले, वरना जो रिलेशनशिप का चार्ट है उसकी अम्मा बहन एक हो जाएगी। दूसरी ओर नोरैन एक बड़ा अजीब सा सपना देख रही थी जहां उस पर खाने की बॉम्ब से हमला हो रहा था। दूसरी ओर एक दूसरे का सामना करते हुए एजी और तेनमा दोनों ही अब हांफने लगे हैं। तेनमा कहता है, रुक जा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ले पानी पी ले। और ये कहते हुए वो उसकी ओर भी एक पानी की बोतल फेंक देता है। तेनमा इसकी तारीफ करते हुए मन में कहता है, ये कमाल का गोल्फ खेलता है, मैंने इतना बेहतरीन प्लेयर पहले कभी नहीं देखा। स्पोर्ट्स में इसकी ऐसी काबिलियत देख मैं इससे लड़ना नहीं चाहता।
और अगले ही पल में एजी भी एक बुक निकालकर उस पर लिखकर बताता है, तुम भी काफी कमाल के हो, मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरा मिशन है और मुझे अपने भाई के लिए इस मिशन को पूरा करना होगा, क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन तेनमा कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम इस गेम को किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते, पर मैं भी नहीं हारना चाहता। लेकिन इनके मैच शुरू करने से पहले ही जूजो वहाँ आ जाता है। तेनमा, अब ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है, मैंने इसके बड़े भाई को संभाल लिया है। लेकिन ये बात सुन एजी को लगता है कि जूजो ने उसके बड़े भाई को मार दिया है, जिससे वो गुस्से में पागल हो जाता है और फिर बहुत सारी गोल्फ बॉल्स को एक साथ उछालकर इनकी ओर फेंक देता है। सो अब ये दोनों उन हमलों से बचकर भागने लगते हैं। जूजो मन में कहता है, इसे रोकने के लिए मुझे उसे शूट करना होगा, पर मैं तेनमा को इस तरह से खून नहीं दिखा सकता। और तभी तेनमा कहता है, तुम कुछ पलों के लिए उसका ध्यान भटकाओ, मैं तुम्हें एक किलर शॉट दिखाता हूँ। सो अब जूजो इजी का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और जैसे ना तैसे उसके लगातार होने वाले हमलों को डॉच करने लगता है। वहीं तेनमा अपने किलर शॉट के लिए तैयार हो रहा था। और दोस्तों, इस किलर शॉट के बारे में तेनमा ने अपने दोस्त को बताया था। इसे बोलते हैं गायरो शॉट। ये एक बुलेट की तरह स्पाइरल होता हुआ अपने टारगेट को हिट करता है। और जब उसके दोस्त ने शॉट को पहली बार देखा था तब वो हक्का पक्का रह गया था, क्योंकि ये काफी खतरनाक शॉट था, जिससे एक दीवार में भी क्रैक्स आ गए। और अब प्रेजेंट में तेनमा इसी किलर शॉट को एजी की ओर शूट करता है। ये देख एजी भी एक हमला करता है और उसका हमला इसके सामने टिक नहीं पाता और वो बॉल सीधा एजी में लगती है, जिससे एजी वहीं बेहोश हो जाता है। दोस्तों, तेनमा ने यहाँ एक हिटमैन को हरा दिया है, काबिल तारीफ। लेकिन इसके बाद वो जूजो से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जल्दी बताओ। लेकिन तभी नोरन जाग जाती है और सबसे पहले वो देखती है इसी भांडू का चेहरा, जो उसे बहुत हैंडसम नजर आता है। और इसी मोमेंट में जूजो मन में कहता है, लग गए पकौड़े। अब नूरन अपनी नजरें हटाने की कोशिश करती है, पर जूजो से उसकी नजरें हटती ही कहाँ हैं। वो उसे गले लगाकर कहती है, मैं जानती हूँ मैं फिर से किडनैप हो गई थी, तुमने फिर से मुझे बचाया है ना? तुम्हारा शुक्रिया जूजो। तेनमा कहता है, अरे मैंने भी मदद की है, मुझे तो तुम लोग चाय में गिरी हुई मक्खी की तरह इग्नोर कर रहे हो। कोतेत्सु जूजो से पूछता है कि बॉस, आप कुछ देर से ऐसे काम क्यों रहे हो, क्या हो गया? अब दोस्तों, नोरन जूजो के लिए उसकी बेटी की तरह है। अब जैसे एक छोटी सी बच्ची कहती है ना कि पापा मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, तब ये बचपने की बात है। लेकिन एक सेंसिबल एज में आने के बाद अगर कोई लड़की ऐसी बात करती है तब ये एक बहुत सीरियस दिक्कत है। अब उस टाइम पर जो एक पिता महसूस करता है वही प्रॉब्लम हमारा जूजो फेस कर रहा है। और अगले ही पल में नोरन कहती है, पता नहीं अचानक क्यों मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, शायद मुझे तुमसे। लेकिन उसके कुछ आगे बोलने से पहले ही जूजो उसमें एक रैप्टा मार देता है। तेनमा पूछता है, अबे तूने ऐसे बेहोश क्यों कर दिया? वो बताता है, अरे मच्छर मारा भाई मैंने। तभी वहाँ काजुमा आता है। मुझे यकीन था कि मेरा भाई जीतेगा, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और उसे देखते ही तेनमा गुस्से में उसे उठाकर बोलता है, तूने चिसातो के कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ? वो बताता है, भाई मैंने ये कपड़े सेल में खरीदे थे, 50% डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन इसके बाद काजुमा इनके सामने झुककर कहता है, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, पर प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना। मैं जानता हूँ हमारी दुनिया में हारने का मतलब मौत होता है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना। जूजो कहता है, मैं किसी की जान नहीं लेने वाला, मुझे बस कुछ पूछताछ करनी है, उसके बाद तुम अपने भाई को लेकर चले जाना। ये बात सुन काजुमा के आंसू आ जाते हैं। वो जूजो को शुक्रिया कहता है। अब इससे पहले इनका डिस्कशन शुरू होता, तेनमा पूछता है, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ तुम लोग हो कौन? क्योंकि जिस तरह से तुम लोग फाइट कर रहे थे, तुम लोग नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो। और हाँ, तुम जानते हो कि ये सब क्या चल रहा है ना जूजो? मुझे जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। जूजो काजुमा से कहता है, इसे हिप्नोटाइज करके ये सब कुछ भुलवा दो। और इसके बाद काजुमा ऐसा ही करता है। 3, 2, 1 आबरा कटाबरा, यहाँ जो हुआ तुम भूल जाओ। ये सब कुछ भूल चुका है। तेनमा कहता है, ये अभी तूने किया क्या? वो बोलता है, तू भूला नहीं? इसके बाद काजुमा बार बार ट्राई करता है, पर वो तेनमा को हिप्नोटाइज नहीं कर पाता। और अब इसीलिए जूजो तेनमा को कुछ बातें बता देता है। देखो, मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें बता दी हैं, और ये जो मेरा स्कूल जाने का मिशन था, अब ये यहाँ खत्म होता है। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर तेनमा कहता है, किसने कहा कि एक हिटमैन स्कूल नहीं आ सकता? देखो, मैं मानता हूँ कि लोगों को मारने का काम बुरा है और वो तुम्हें नहीं करना चाहिए, पर स्कूल आकर पढ़ना ये थोड़ी कोई बुरी बात है। और वैसे मैंने देखा है तुम्हें स्कूल और पढ़ाई काफी पसंद है, तुम्हें स्कूल आना चाहिए। जूजो सोचता है कि ये बच्चे कितने अजीब हैं, इन लोगों के लिए ये हिटमैन वाली बातें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन तभी यहाँ सायरन बजने लगता है
शायद यहाँ पुलिस आ गई है। काजुमा कहता है तुम लोग यहाँ पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ, मैं उन लोगों को हिप्नोटाइज कर दूंगा और एक झूठी कहानी बना दूंगा। जिसके बाद जुजो कहता है एक मिनट, नोरन के ऊपर से तो हिप्नोसिस हटाओ यार। वो कहता है अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, बाद में करूंगा। और वैसे भी देखना हमारी मुलाकात जल्दी फिर होगी, हम तुम्हारे स्कूल में आ रहे हैं। अब दोस्तों इस जगह पर पुलिस आ चुकी है, पर काजुमा भी इन्हें हिप्नोटाइज करने आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी चिसातो के पास वापस आ जाते हैं और वो इनके आने का ही इंतजार कर रही थी और वो इन तीनों को सही सलामत देख बहुत खुश होती है। अब सब कुछ सही हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में जुजो तैयार होकर फिर स्कूल आता है और अभी तक नोरन के ऊपर से वो हिप्नोसिस हटा नहीं है, इसीलिए जुजो नोरन की नजरों से छुपा हुआ है क्योंकि वो हर कीमत पर नोरन के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप से बचना चाहता है। दूसरी ओर तेनमा ने चिसातो को बताया है कि वो किडनैपर्स नोरन को किडनैप करने के बाद पार्क में जाकर कैचिंग गेम खेलने लगे और इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों नोरन को बचाकर वहाँ से भाग निकले। दूसरी ओर जब ये दोनों लड़कियां जुजो को गुड मॉर्निंग विश करती हैं, तब जुजो यहाँ काफी ज्यादा सीरियस था। भाई सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई। अब इसके बाद जब जुजो जूते रखने वाली जगह पर आता है, तब वो यहाँ नोटिस कर लेता है कि नोरन वहाँ पीछे छुपी हुई है। बेचारी नोरन, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो लगातार सिर्फ जुजो के बारे में ही सोचे जा रही है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए जुजो ऊपर से छलांग मारता हुआ तेजी से यहाँ से निकल लेता है। अब इसके बाद जुजो क्लास में रियो से मिलता है। रियो यहाँ काफी गुस्से में था। मैंने सुना कि तुम एक डबल डेट पर गए थे चिसातो और लंबू के साथ। बेचारा जुजो परेशान हो जाता है, पर तभी नोरन आकर इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी जुजो यहाँ पॉटी लगने का बहाना बनाकर भागकर निकल लेता है। दूसरी ओर जब कोतासु इस सिचुएशन के बारे में मिस एरी को बताता है, तब उनका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। वैसे यहाँ इनके बीच एक सीरियस बात भी होती है कि आखिर क्यों जुजो फिर से उम्र में बड़ा हो गया था। शायद से उसने ऐसा कुछ खाया पी लिया जो उसकी बॉडी में रिएक्शन कर गया और उसी रिएक्शन की वजह से वो फिर से 40 साल का हो गया था। अब इस आर्टिफिशियल बनी बास्प का जो उम्र घटाने का राज है, वो जानने के लिए तो हमें उस साइंटिस्ट को ढूंढना होगा जिसने इस बास्प को क्रिएट किया है। पर ये एक टॉप सीक्रेट जानकारी है और अब जार्डन ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के पीछे पड़ गई है। अब स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान नोरन सोचती है कि वो जुजो के पास बैठ जाए, पर उसके वहां आने तक जुजो जल्दबाजी में अपना पूरा खाना ठूस लेता है। इसके बाद नोरन क्लास में उससे मिलने जाती है, पर ये जुजो का पुतला निकलता है जिससे नोरन को बुरा लगता है। अब अगले सीन में जब जुजो आराम से पढ़ रहा था, तभी ये दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे अचानक ही पकड़ लेती हैं क्योंकि इनसे किसी ने रिक्वेस्ट की है और ये रिक्वेस्ट की है नोरन ने। और अब नोरन जुजो से पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आई डोंट केयर कि अभी क्या हालात हैं, पर आई लव। ये बात सुनते ही जुजो शक्तिमान बनकर घूमता हुआ यहाँ से घूमते हुए निकल लेता है, पर नोरन भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उसके पीछे भागती है। अब इन दोनों को इस तरह से दौड़ता हुआ हॉल में मौजूद सभी बच्चे देख रहे थे। नोरन यहाँ काफी तेज थी, पर जुजो दीवार पर चढ़ता हुआ वहाँ से बचकर निकल ही लेता है। पर भैया नोरन हार नहीं मानती, वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है और आखिरकार वो जुजो को ढूंढ लेती है। पर जुजो यहाँ से सीधा घर जाने लगता है। सो अब नोरन यहाँ पर ये कुछ पोस्टर टाइप लेकर उसे पकड़कर नीचे कूद जाती है और नीचे आकर तुरंत कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर तुम अब भी भागना चाहते हो तो भागो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मेरे साथ डेट पर चलना। ये सब सुन जुजो भौंचक्का रह जाता है। अब ऐसे हालातों को देख आसपास के बच्चे कुछ बातें करने लगते हैं कि ये तो एक कपल है, क्या इनके बीच लड़ाई हो गई है, इसीलिए अब ये लोग कहीं और आकर बात करते हैं। तुम जानती हो ना कि हम फेक कपल हैं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसीलिए बना ताकि दूसरे लड़के तुम पर लाइन ना मारें। वो कहती है पर मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। पर जुजो उसे साफ मना करते हुए कहता है माफ करना, पर मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देखता। अब जुजो ने ये इसीलिए किया ताकि नोरन यहाँ साफ तौर पर हार मान ले, पर नोरन वो तो यहाँ से कूदने का डिसाइड कर लेती है। जुजो उसे पकड़कर रोकता है, अरे पगला गई हो का? पर वो कहती है नहीं मैं जीना नहीं चाहती, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं इस दुनिया में मेरा जीना नहीं चाहती। अब इसके बाद जुजो उसे गिरने से तो रोक लेता है, पर अब वो बेचारी रोने लगती है। जुजो सोचता है इसे अचानक हो क्या गया, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही है, क्या प्यार में सच में लोग पागल हो जाते हैं? तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल किया था काजुमा ने। जुजो पूछता है अब ये तूने कैसा हिप्नोसिस किया है? वो कहता है मैंने बोला था उठने के बाद जैसे वो सबसे पहले देखेगी वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी। जुजो कहता है देख यार पता नहीं तू कब आएगा ट्रांसफर होकर, प्लीज कुछ तो बता, इसका ये हिप्नोसिस हटा। काजुमा कहता है ठीक है
मुझसे मिलने आ और नोरन को अपने साथ लेकर आना। अब नेक्स्ट सीन में जुजो नोरन को अपने साथ लेकर जाने लगता है। नोरन के लिए तो ये एक डेट है, डेट। अब इसके बाद ये लोग एक पार्क में आते हैं जहाँ काजुमा ने इन्हें बुलाया है। अब यहाँ पर नोरन जुजो को कप रामेन की पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। अब जैसे ही जुजो यहाँ से चलने का सोचता है, वो कहती है अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। जिसके बाद ये दोनों अपना खुद का नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। नोरन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब ये कप रामेन बनाने के बाद ये से खाएंगे भी। अब इसके बाद जुजो देखता है वो तहलका जो नोरन ने बनाया है। अब नोरन उसे इतनी उम्मीद के साथ देख रही थी कि जुजो को ना चाहते हुए भी ये खाना पड़ता है। और इसके बाद हम देख ही सकते हैं जुजो की हालत, इसके होठों का पकौड़ा बन गया है। अब जुजो के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था क्योंकि काजुमा से मिलने का वक्त नजदीक आ गया था। पर नोरन उसे तो झूले में झूलने जाना था। वो यहाँ रोने भी लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को झूले में देखते हैं। नोरन यहाँ खड़ी होकर नजारा देख रही थी, पर तभी उसे एक झटका लगता है और वो जुजो के करीब आ जाती है। लेकिन यहाँ जुजो की हालत गंभीर होने लगती है क्योंकि ये 21 मूवमेंट है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक 40 साल का बुड्ढा और ये लड़की 14-15 साल की होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी कोई बंदा इनके डिब्बे पर बुलेट शूट करता है जिससे इनके इस डिब्बे का दरवाजा खुल जाता है, जिससे नोरन बहुत घबराने लगती है। हमें पता चलता है कि ये जुजो ने ही किया है ताकि इससे नोरन का ध्यान भटक जाए। अब इसके बाद झूले से बाहर निकलकर नोरन चैन की सांस लेती है। पर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के भेष में काजुमा था और वो उसके ऊपर से यहाँ से हिप्नोटिस्ट हटा देता है। अब इसके बाद काजुमा कहता है जो स्पेल मैंने तुम दोनों के ऊपर लगाए थे वो मैंने हटा दिए हैं, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अपना काम करने के बाद ये दोनों भाई यहाँ से चले जाते हैं। दुआओं में याद रखना, वैसे हम जल्द ही स्कूल में मिलेंगे। अब इसके बाद जब नोरन को होश आता है तब तक रात हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि नोरन को कुछ भी याद नहीं होता कि वो जुजो के साथ यहाँ अकेली क्या कर रही है। अब यहाँ जुजो पूछता है हे क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है हाँ सिर्फ एक दोस्त की तरह, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुन हमारी भाई की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भाई ने आलतू फालतू में बहुत प्रॉब्लम से ली। जिसके बाद अगले दिन क्लास में टीचर सभी बच्चों को बताते हैं कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। और दोस्तों ये ट्रांसफर स्टूडेंट और कोई नहीं एजी होता है। ये देख जुजो सोचता है खेल खत्म बेटा, स्कूल लाइफ की तो मेरी धज्जियां उड़ गई। पर तभी ये मोहतरमा, इनका नाम रेइका है, ये एजी को देखकर कहती हैं ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। वहीं जो काजुमा होता है वो चिसातो की क्लास में था, एक ईयर सीनियर। अब इनके स्कूल में 4 हिटमैन हो गए हैं, यूहांग ऑर्गेनाइजेशन से शिन और जार्डन ऑर्गेनाइजेशन से ये दोनों भाई और जू ऑर्गेनाइजेशन से हमारा हीरो जुजो। और जुजो ने इन्हें यहाँ एक मीटिंग के लिए बुलाया है। प्लीज तुम लोग कोई मुसीबत खड़ी मत करना, यहाँ शांति से पढ़ाई करो, मैं एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता हूँ। पर शिन कहता है मेरी इनके साथ नहीं बनने वाली, खासकर कि ये छोटा वाला, क्योंकि कुछ साल पहले इसने मेरा एक टारगेट मुझसे छीन लिया था। वो एक स्पेशल टारगेट था और मुझे अकेले ही उसका काम तमाम करना था, पर तुमने सब बिगाड़ दिया। काजुमा कहता है इसमें मेरी क्या गलती, तुम्हें वो काम जल्दी निपटा देना चाहिए था। ये सुनते ही शिन उस पर हमला कर देता है, पर उसके हमले को एजी रोक देता है। जुजो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि हम सभी को एक साथ रहना है, पर तुम लोग तो यहाँ लड़ने लगे। पर शिन कहता है कि मैं तुमसे भी थोड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ, मैं तुमसे उस मुकाबले में हार गया था जिस वजह से मैं कुछ वक्त के लिए नोरन से दूर हूँ। पर तुम्हारे होते हुए इन दोनों ने नोरन को किडनैप कैसे कर लिया था? हाँ, मैं उसकी प्रोटेक्शन के मामले में अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। उसकी प्रोटेक्शन अब मुझे खुद ही करनी होगी। लेकिन तभी नोरन आ जाती है जुजो से कहने कि चलो साथ घर चलते हैं। अब उसके आते ही ये दोनों भाई यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोरन को उसके शू बॉक्स में उसके जूते नहीं मिलते, क्योंकि शिन वहाँ उसे वो जूते पहनाने के लिए बैठा हुआ था। और अगले ही पल में शिन तेजी से नोरन की ओर जाता है उसे इस कीड़े से बचाने के लिए। अब घर की ओर जाते हुए शिन इनके ही पीछे चल रहा था। नोरन पूछती है कि तुम इस तरह से हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब तुम खाओगी, जब तुम नहाओगी और जब तुम सोओगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। ये सुनते ही नोरन जुजो के पीछे छिप जाती है कि ये आज बड़ी अजीब बातें कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में एक छोटी बच्ची एक लड़के से टकरा जाती है, क्योंकि वो लड़का उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो बहुत बौनी है। अब इसके बाद जब ये मोहतरमा अपने दोस्तों के साथ खाना खाती हैं, तब वो भी इन्हें एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करती हैं। इन मोहतरमा का नाम है मे और ये एक 2nd ईयर की स्टूडेंट हैं उसी ग्रुप में जिसमें नोरन और जुजो हैं। ये मोहतरमा उनकी सीनियर हैं। वेल तुम लोगों ने इन्हें हर जगह शायद नोटिस किया होगा, मैंने नहीं किया क्योंकि वैसे हाँ, इन मोहतरमा की हाइट कुछ ज्यादा ही छोटी है और इसी के चलते
ये मोहतरमा बड़ी परेशान होकर जूजो के पास आती हैं फॉर सम एडवाइस, जिसके बाद वो इन्हें बताती हैं कि उनकी छोटी हाइट की वजह से सभी लोग उन्हें बहुत कम आंकते हैं, यानी कि उन्हें सीरियस नहीं लेते। इन्हें इस बात पर भी गुस्सा आता है कि आखिर क्यों हर कोई इन्हें छोटे बच्ची की तरह ट्रीट करता है, और इसीलिए किसी भी कीमत पर ये मोहतरमा अपना साइज बढ़ाना चाहती हैं। ये देखो फीमेल हल्क। और ये मोहतरमा चाहती हैं कि जूजो इन्हें तैनमा से मिलाए ताकि वो इन्हें कुछ एडवाइस वगैरह दे। अब मोहतरमा ना यहाँ बड़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, इसीलिए अब जूजो इन्हें तैनमा से मिलवाता है। अब इसके बाद ये लोग बैठकर बात शुरू करते हैं। ओह, तो तुम लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी होना चाहती हो ताकि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले। देखो मैं तुम्हें एक्सरसाइज और एडवाइस दे सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा ग्रो कर पाओगी। शायद तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही बोना होना लिखा है। ये बात सुन मेरे को बड़ा बुरा लगता है। वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मैं अकेली तन्हाइयों में बैठी थी। सो जूजो यहाँ उन्हें प्रोत्साहित करने आता है। वो कहती हैं मेरे दोनों पेरेंट्स की हाइट भी छोटी है, मैं जानती हूँ जेनेटिकली भी मैं ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती। ये सुन जूजो कहता है क्या आप आज स्कूल के बाद मेरे साथ मेरी आंट की शॉप पर चलेंगी, जिसके बाद जूजो मैं को अपनी आंटी से मिलाता है। देखो मुझे अभी भी नहीं पता कि ये आदमी है या औरत, और मैं इन्हें देखती ही रह जाती है क्योंकि ये तो तैनमा से भी लंबी हैं। दोस्तों ये कोई आदमी है जो औरत बना हुआ है। जिसके बाद ये दोनों बार के अंदर चले जाते हैं। अब मैं की सारी दिक्कत जानने के बाद राणा धग्गुपति जी कहते हैं तुम पता है इन चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शायद तुम उन लोगों से जेलस भी फील करती होगी जो पर्सनैलिटी में तुमसे अच्छे हैं, पर पता है मुझे तुमसे जलन हो रही है कि काश मैं एक क्यूट सी लड़की बनकर पैदा हुआ होता, ना कि एक मर्द बनकर। पता है अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर हमें वो चाहिए होता है जो दूसरों के पास है, पर शायद दूसरों को वो चाहिए होता है जो हमारे पास है। तभी यहाँ पर दो शराबी आते हैं शराब पीने के लिए, और ये इस तरह से मैं से पूछते हैं तुम जैसी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? अब जूजो को ये देख गुस्सा आता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही राणा धग्गुपति जी उस शराबी को उसकी औकात दिखा देते हैं। साले शराबी, तूने उसे छुआ कैसे? हाँ, मेरा जी तो करता है कि यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। अब ऐसी सिचुएशन की वजह से जूजो और मैं यहाँ से जाने लगते हैं, पर धग्गुपति जी कहते हैं फिर से आना, ओके? अब वहाँ से बाहर आकर पहले तो मैं डरती है, लेकिन उसके बाद खूब हंसती है। जिसके बाद अगले दिन चिसातो जूजो के गाल खींचती है। मैंने सुना कि तुम मेरे को किसी बार में लेकर गए थे, पर मैं कहती है कि वैसे मुझे वहाँ मजा आया और वहाँ मुझे एक बहुत जरूरी चीज भी सीखने को मिली। इसके लिए थैंक्स जूजो, पर अभी भी मैं बॉडी बनाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके ग्रुप में एक चैलेंज होने वाला है, रामेन बनाने का, और इसके लिए 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे और जीतेगा वो जिसका रामेन बेस्ट टेस्ट करेगा। अब रामेन का नाम सुनकर नोरन तो खुशी के मारे उड़ने ही लगती है। आफ्टर ऑल नोरन को ऐसा लगता है कि वो रामेन बनाने में प्रो है। हाँ, उसे सिर्फ ऐसा लगता ही है, हकीकत हम ऑलरेडी जानते हैं। और दोस्तों ये है वो 4 टीम्स, और इस चैलेंज का रिजल्ट 1 हफ्ते बाद देखा जाएगा। अब क्योंकि नोरन को रामेन बहुत ज्यादा पसंद है, शिन कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इन नूडल्स के मामले में मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और मुझे माफ कर देना क्योंकि ये कंपटीशन मैं जीतूंगा। अब ये बात सुन नोरन का भेजा खिसक जाता है, और भैया इन दोनों के बीच अब ठन जाती है कि कौन ज्यादा अच्छा रामेन बनाता है। शिन को अपने आप पर बहुत यकीन होता है कि वही जीतेगा। ये सुन नोरन कहती है ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम मुझे स्टॉक करना बंद कर दोगे। वो कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मेरे लिए एक पिक्चर बुक पढ़ोगी। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने पार्टनर से कहते हैं कि चलो हम अपनी रामेन रिसर्च पर चलते हैं ताकि बेस्ट रामेन बनाएं। और ये दोनों इनके टीममेट्स हैं। ये दोनों समझ चुके हैं खेल खत्म बेटा। अब एक से दूसरी से तीसरी रामेन शॉप जाते हुए और वहां का रामेन खाते हुए हमारा जूतो तो कई महीनों का प्रेग्नेंट लगता है। भाई की हालत तुम खुद देख सकते हो। अब क्योंकि इससे ज्यादा अत्याचार जूजो नहीं सह सकता था, इसीलिए वो नोरन के साथ नहीं जा पाता और नोरन यहाँ से अकेली ही चली जाती है। जूजो को लग रहा था कि वो यहाँ फटने वाला है, इसीलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए वहीं बैठ जाता है। पर तभी यहाँ एक लड़की क्रॉसिंग से गुजरती है, पर अचानक ही रास्ते पर एक ट्रक आ जाता है और वो उससे टकराने वाली थी। पर हम देखते हैं कि जूजो वक्त रहते उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन उस लड़की को बचाने की वजह से भाई के पेट में जो जलवा था अब वो बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए भाई यहाँ से तुरंत निकल लेता है। अब इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन का दिन और इस चैलेंज की जज बनेगी ये लड़की जो इनके क्लब के बाहर घूम रही थी। वेल ये जज इसीलिए बनेगी ताकि फेयर जजिंग हो। अब सबसे पहले अपने रामेन को प्रेजेंट करती है शिन की टीम। अब शिन यहाँ अपने रामेन की क्वालिटीज बताता है और कहता है प्लीज एंजॉय इट। पर उसका खाना इतना भारी था कि चॉपस्टिक ही टूट जाती है और वो लड़की उसे नहीं खा पाती, जिस वजह से शिन की टीम को मिलते हैं 0 पॉइंट्स। ये देख नोरन तो बहुत खुश होती है, अब तो मेरा जीतना पक्का है, पक्का।
फिर अगली बारी इन्हीं की टीम की आती है और इन्होंने बनाया है ये तहलका, और ये वाकई तहलका है। इसको खाने के बाद आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे, और डर की वजह से ये मोहतरमा इसे भी नहीं खा पाती, जिस वजह से इन्हें भी मिलते हैं 0 पॉइंट्स। और एट द एंड चिसातो की टीम जीतती है। वैसे तुम लोग इन्हें कोने में बैठा हुआ देख सकते हो, बेचारे दोनों की हालत खराब है। अब इसके बाद ये मोहतरमा कहती हैं, वैसे मैं यहाँ कुछ बात करने आई हूँ। अब उसे गौर से देखने पर जूजो भी उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसकी मदद कल जूजो ने की थी। अब ये मोहतरमा कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर इसके लिए जो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी है वही ज्यादा बेहतर रहेगी। जिसके बाद ये मोहतरमा टेबल पर लेटकर सो जाती हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इन मोहतरमा की बॉडी चेंज होने लगती है और ये पहले से पूरी तरह से बिल्कुल बदल जाती है। पर्सनैलिटी चेंज हो गई। यहाँ तो लड़की ही चेंज हो गई, जो देख ये सब लोग दंग रह जाते हैं। और अब हमें इन मोहतरमा के बारे में बताया जाता है। इन मोहतरमा को समुद्र से बहुत लगाव है, और हाँ, ओशन से रिलेटेड ऐसा कोई काम नहीं है जो ये ना कर सकें। सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, फिशिंग, जेट स्कीइंग, मोहतरमा A to Z सब कर सकती हैं। साथ ही ये ओशन से रिलेटेड हर एक जानकारी भी रखती हैं। और ये भी एक यूनिकॉर्न है जिन्हें जाना जाता है मरमेड क्वीन के नाम से, और इनका नाम है माई ओतोहिमे। और हाँ, इन्हें ऐसे देखकर सभी लोगों के होश उड़े हुए हैं। और दोस्तों, ओतोहिमे की 2 पर्सनैलिटीज हैं, एक वो जो हमने पहले देखी और एक ये पर्सनैलिटी काफी बोल्ड है। ये साफ बोल देती है, मैंने नोरेन का बना वो रामेन फूड इसीलिए नहीं खाया क्योंकि वो जहर था, जहर। और इसके बाद ये मोहतरमा जूजो को एक ड्यूल के लिए चैलेंज कर देती हैं। पर जूजो सोचता है कि आखिर क्यों। अब देखो, यूनिकॉर्न जो इलाइट ग्रुप है उसके मेंबर्स जूजो को क्यों चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो नोरेन के फियांसी बनना चाहते हैं। पर ये तो एक मोहतरमा है। तो देखो, मोहतरमा का कुछ ऐसा प्लान है, अगर जूजो जीत जाता है तब वही नोरेन का बॉयफ्रेंड रहेगा। लेकिन अगर मोहतरमा जीत जाती है तो जूजो नोरेन का बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा, यानी कि जो बॉयफ्रेंड का प्लेस है वो खाली हो जाएगा। नोरेन पूछती है, पर तुम ऐसा क्यों करोगी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा। वो कहती है, मेरा फायदा है, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तेनमा के साथ उस मुकाबले के दौरान तुम जीते थे, है ना, क्योंकि तेनमा के पैर में चोट थी। पर मैंने वो मुकाबला देखा था, बात इतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। तुम में एक अलग काबिलियत है जूजो, और उस दिन जब तुमने मेरी दूसरी पर्सनैलिटी की जान बचाई तब वो भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी। और क्योंकि हम दोनों पर्सनैलिटीज ही तुम्हें पसंद करती हैं, इसीलिए आई लव यू जूजो। ये सुन सभी दंग रह जाते हैं। पर ओतोहिमे भी ये देख हैरान होती है कि जूजो का रिएक्शन तो बड़ा फुद्दू है। जूजो उसे बताता है कि देखो, अगर मेरा और नोरेन का ब्रेकअप भी हो गया तब भी मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा किसी को भी डेट करने का कोई इरादा नहीं है। और नोरेन को डेट करना, वेल, वो एक अलग बात है। इसीलिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डेट नहीं कर पाऊंगा। भाई ने बड़े फिल्मी अंदाज में उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये देख ओतोहिमे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वाह, तुमने कितने कूल अंदाज में मुझे रिजेक्ट किया। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली, बिकॉज आई लाइक यू। नोरेन कहती है, तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें दिखता नहीं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहती है, तो क्या हुआ, अगर उस बंदे की एक गर्लफ्रेंड है जिसको मैं पसंद करती हूँ, मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में जीतता वही है जिसमें ज्यादा बेहतर काबिलियत होती है। और मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं इसे अपने प्यार में दीवाना बना दूंगी। सो अब यहाँ नोरेन कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम एक डील करते हैं तुम्हारी शर्तों पर। अगर मैं जीती तो तुम जूजो से दूर हो जाओगी। वो कहती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो जूजो मेरा, और तुम फिर हमारे रास्ते में नहीं आओगी। जूजो हैरान होकर कहता है, मेरे लिए लड़ाई हो रही है, पर कोई मुझसे भी तो पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। देखो नोरेन, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बार बार मना करता रहूंगा। पर वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम इसे बार बार मना कर दोगे, पर मैं इसे बार बार तुम्हारे पीछे आता देख नहीं सकती। ओतोहिमे कहती है, ठीक है, चलो अब कॉन्टेस्ट के रूल्स डिसाइड करते हैं। देखो, क्योंकि मैं यूनिकॉर्न ग्रुप का हिस्सा हूँ, इसीलिए मुझे जूजो को चैलेंज करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम तीनों मुकाबला करेंगे, लेकिन हार जीत का मुकाबला होगा मेरे और नोरेन के बीच। और दोस्तों, ये चैलेंज होगा सर्फिंग का। और इसके बाद जब ओतोहिमे जूजो को चूमने के लिए उसके पास जाती है तो इससे नोरेन को गुस्सा आता है। लेकिन इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नोरेन ने तो पहले कभी सर्फिंग की ही नहीं, साथ ही हमारे भांडू ने भी कभी सर्फिंग नहीं की। सो अब इसीलिए इस ग्रुप की सभी लड़कियां एक प्लान बनाती हैं। देखो, जैसे हालात हैं, तुम दोनों का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर तुम लोग जीतना चाहते हो तो तुम लोगों को करनी होगी बहुत ही कड़ी स्पेशल ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग करने के लिए हम जाएंगे बीच पर। जो सुन ये सब कहते हैं, ठीक है,
अब अगले सीन में हम जूजो को देखते हैं जो सोच रहा था क्या यार मैं स्यापे में फंसता जा रहा हूँ। पर कोतेत्सु यहाँ कुछ नोटिस करता है। बॉस, आप पहले से बहुत बदल चुके हो। पहले आप छोटी छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा करते थे, यहाँ तक कि रॉन्ग सिगरेट पैकेट लाने पर भी आप मुझे कूट देते थे। जूजो कहता है उस क्लब में ज्वाइन होने के बाद मैं काफी बदल गया हूँ शायद। वैसे ट्रेनिंग कैंप पर जाने से पहले ना मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हमें जानने को मिलता है कि जूजो के स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग है, पर जूजो के पास तो कोई पेरेंट ही नहीं है। कोतेत्सु के दिमाग में एक शाना आइडिया आता है। आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा बॉस। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब सभी बच्चे जा रहे थे, जूजो पूछता है तुम पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हो? शिन बताता है नहीं, बल्कि मैं यहाँ नोरेन का इंतजार कर रहा हूँ। उस रामेन कंपटीशन के बाद हम दोनों एक दूसरे को और ज्यादा समझने लगे हैं। आज नोरेन की माँ आने वाली है, उनके सामने मैं एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हूँ। आखिर में उनका होने वाला दामाद हूँ। जूजो कहता है तू जानता है ना कि वो चैलेंज मैं जीता था, मैं हूँ नोरेन का फियांसी। अब इसके बाद जूजो एजी से मिलता है जो अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा है। तभी यहाँ ये दोनों लड़कियां आ जाती हैं। वैसे आज इनकी पेरेंट्स मीटिंग नहीं है, पर हाँ हमारे जूजो की है। लेकिन तभी ये नोटिस करती हैं कि यहाँ तो एजी भी है और यहाँ एजी इनसे ड्राइंग्स बनाकर और लिखकर बात करता है, क्योंकि एजी ज्यादा बोलता नहीं है। रेखा कहती है तुम्हारी ड्राइंग्स तो बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए क्यूट सी बिल्ली बना दो। और हमारा एजी कुछ ऐसी ड्राइंग बनाता है। रेखा कहती है तुम तो कमाल के आर्टिस्ट हो। लेकिन तभी काजुमा यहाँ आ जाता है और वो और एजी यहाँ से चले जाते हैं। वेल दोस्तों, देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ पर रेखा एजी की दीवानी हो चुकी है। लेकिन जूजो यहाँ सोच रहा था कि आखिर ये कोतेत्सु करने क्या वाला है। कहीं उसने इस मीटिंग के लिए एरी से तो नहीं पूछा ना। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि कोतेत्सु खुद ही जूजो की माँ बनकर आ जाता है और यही देख जूजो दंग रह जाता है। और इसके बाद नाटक शुरू होता है। ओह वाह, मेरे बेटे की तुम जैसी प्यारी लड़कियां दोस्त हैं, इसका हमेशा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। जूजो का यहाँ पर भेजा फ्राई हो रहा था, पर कोतेत्सु इशारा करता है कि बॉस मैं सब संभाल लूंगा। और इसके बाद कोतेत्सु इन दोनों को कुछ कैंडीज देता है और इसके बाद वो पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करते हैं। इन्हें देख टीचर को लगता ही नहीं कि ये दोनों माँ बेटे हैं। वेल मैम, आप तो काफी यंग हैं, आप इसकी बड़ी बहन लगती हैं। वो कहता है ओह थैंक्स। और यहाँ टीचर की हर एक बात पर कोतेत्सु जूजो को कूट रहा था। लगता है मौका देखकर वो भड़ास निकाल रहा है। और इस पूरी मीटिंग में इसकी कुटाई होती रहती है। अब इनकी मीटिंग खत्म होते ही यहाँ नोरेन आती है अपनी माता जी के साथ, और अब यहाँ इनका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। और यहाँ जूजो और नोरेन एक दूसरे की माँ को देखते हैं। मतलब नोरेन के लिए तो ये जूजो की माँ ही है। और इसी तरह इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर यहाँ से निकल लेते हैं। बॉस, मैंने कमाल का नाटक किया ना? वो कहता है हाँ बहुत कमाल का, इतना कमाल का कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वैसे तुम मेरे बिना ही घर चले जाओ, मैं कुछ वक्त के लिए तन्हाइयों में वक्त गुजारना चाहता हूँ। जिसके बाद हम इस खूबसूरत शाम को देखते हैं। वाकई काफी खूबसूरत है। जूजो टेरेस पर अकेला था और वो टीचर की एक बात को याद कर रहा था कि आपके बेटे ने अब तक अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मैं मानता हूँ वो काफी यंग है, पर फिर भी उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जूजो कहता है मेरा फ्यूचर, वैसे देखा जाए तो मैं 40 साल का हूँ, पर अब फिर से मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेकिन देखा जाए तो हर किसी का कोई ना कोई सपना है। जैसे रोनन एक रामेन शॉप खोलना चाहती है, जो एक डॉक्टर बनना चाहता है, और तन्मा एक स्पोर्ट्समैन। वैसे देखा जाए तो हर किसी का कोई ना कोई सपना है, पर मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी, मेरा कोई सपना नहीं है। अब जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी यहाँ चिसातो आ जाती है। वेल हमें जानने को मिलता है कि चिसातो की भी आज एक मीटिंग थी टीचर के साथ, जिस पर वो टीचर के साथ अपने कैरियर को लेकर बात करने वाली थी। और अब मीटिंग के बाद वो यहाँ ताज़ी हवा लेने के लिए आई है। जूजो पूछता है आप तो शायद एक कुकिंग स्कूल में जाओगी, है ना? वो कहती है नहीं तो, बल्कि मैं तो एक रेगुलर हाई स्कूल में जाऊंगी। देखो मैं मानती हूँ कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एक शेफ बनना है। वेल सच कहूँ तो मैंने अब तक अपने फ्यूचर गोल के बारे में सोचा नहीं है। जब मैं हाई स्कूल में जाऊंगी तो वहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और शायद तब मैं अपना फ्यूचर ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाऊंगी, और शायद कॉलेज में और बेहतर ढंग से। और वैसे भी हम स्टडी इसीलिए तो करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है और हम क्या करना चाहते हैं। अब ये बात सुन जूजो कुछ सोच में पड़ जाता है कि अगर वो अपनी पुरानी बॉडी में होता तो उसके लिए सिर्फ एक काम था, असैसिन का, पर अब वो एक बच्चा बन गया है। पर बच्चा बनने के बाद उसने कई सारी नई चीजें देखी हैं, उन्हें एक्सप्लोर किया है, ऐसे दोस्त बनाए हैं जिनके कुछ सपने हैं। इसका मतलब असैसिनेशन के अलावा मेरा भी एक नया सपना हो सकता है।
एक नया फ्यूचर, शायद एक नई जिंदगी, शायद एक बेहतरीन जिंदगी। और यही सोचते हुए वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। ये देख चिसातो कहती है, तुम्हें इस तरह से इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी तो तुम सिर्फ मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में हो। तुम्हें तो इस टाइम को मस्त एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद वो वापस कभी नहीं आता। अब तभी यहाँ नोरेन भी आ जाती है, शायद वो भी यहाँ ताज़ी हवा लेने आई है। जिसके बाद चिसातो इन दोनों से कहती है कि वो ट्रेनिंग कैंप पर जाने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि वहाँ ये सर्फिंग की बहुत ट्रेनिंग करने वाले हैं और इनके साथ कोई है जो सर्फिंग जानता है और वो इन्हें सर्फिंग सिखाएगा भी। लेकिन उस शख्स के बारे में चिसातो इन्हें अभी नहीं बताती। और अब आखिर में जुजो कहता है, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं फिर से अपनी नॉर्मल बॉडी में आ पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं हमेशा के लिए इसी तरह रह जाऊंगा। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी को आज से जीना शुरू करूंगा। जो आज है उसमें खुश रहूंगा, जो आज है उसे जीऊंगा, और शायद ये वाकई बहुत बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ किल ब्लू का सीजन 1 एंड होता है। और हाँ, इसका सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है, कब आएगा वो नहीं पता। वैसे तुम्हें अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।